तो चलिए हम आज आपके लिए एक और नए एक्ट को लेकर के आ रहे हैं और व्हाट द नेम ऑफ द एक्ट इज कॉल्ड ऑफ कोर्स द सेबी एक्ट। सेबी एक्ट बेसिकली हम सेबी के बारे में जानेंगे इस पूरे एक्ट में एंड व्हाट द फुल फॉर्म इज कॉल्ड ऑफ कोर्स द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बहुत ही बेहतरीन बोर्ड है। 1988 से पूरी बोर्ड की कहानी शुरू हुई है और 1992 में ऑफ कोर्स एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशंस बोर्ड को मिली एंड राइट आफ्टर दैट डेवलपमेंट आफ्टर डेवलपमेंट आज जो सेबी है, आज की डेट की जो सेबी है वो एक बहुत पावरफुल बॉडी बन के आ गई है। जब स्टार्टिंग हुई थी सेबी की 1988 में और उस वक्त एक ये नॉन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन थी और राइट आफ्टर ऑफ कोर्स इन द ईयर 1992 पार्लियामेंट ने इसको एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया। बातें धीरे धीरे बढ़ी। 1995 में एक्ट को अमेंड किया गया, 2002 में, 2004 में, इवन काफी बेहतरीन वे में अमेंडमेंट होगी और सेबी को एक बहुत ही बेहतरीन पावर हर साल हर समय मिलती गई। अकॉर्डिंगली हम पूरा का पूरा सेबी सिस्टम की बात करें, ऑफ कोर्स अगर फॉर्मेशन की बात करें तो हम ऑफ कोर्स 1992 12 अप्रैल की डेट हम मानते हैं, बिकॉज जब पहले जो सेबी थी वो एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्स जहां जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इनका जुरिस्डिक्शन यहाँ भी है। मुंबई में सेबी की हेडक्वार्टर है एंड ऑफ कोर्स अगर हम आज की डेट की बात करें तो अजय त्यागी जो है ऑफ कोर्स सेबी के चेयरमैन है। नॉर्मल फंक्शंस हम सिचुएशन को थोड़ा समझे। यहाँ पे मैंने एक ब्रीफिंग आपको सेबी के बारे में दे दिया है। एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि अकॉर्डिंगली 1988 में फॉर्म हुई थी और जस्ट टू रेगुलेट द शेयर मार्केट दैट यू नो एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 12 अप्रैल 1992 में उनको एक स्टैट्यूटरी पावर दिया, एक एक्ट प्रोमलगेट करके। व्हाट द नेम ऑफ दिस एक्ट इज कॉल्ड ऑफ कोर्स द सेबी एक्ट 1992। सेबी की हेडक्वार्टर मुंबई में रखी गई और न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, वॉट एवर नॉर्दर्न, ईस्टर्न, सदर्न एंड वेस्टर्न रीजन्स के लिए जो है इनकी जो रीजनल बॉडी है वो क्रिएट की गई। सेबी से पहले की अगर हम बात करें कि सेबी से पहले कौन सी बोर्ड थी जो कि कौन सा एक्ट था जो शेयर मार्केट को रेगुलेट कर रहा था, देन द नेम ऑफ दिस एक्ट इज कॉल्ड ऑफ कोर्स द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल। बोर्ड का नाम था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू और जो एक्ट थी दैट्स एक्ट नेम इज कॉल्ड हियर कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट। मैं फिर से आपको बता दूं, सेबी अकॉर्डिंगली अगर सेबी की बात करें तो सेबी से पहले जो बोर्ड हुआ करती थी दैट्स कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जगह जो बोर्ड थी इट्स बोर्ड नेम कॉल्ड जो ऑफ कोर्स जो एक्ट थी उस एक्ट का नाम है कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट। नेचुरली इस एक्ट का मेन वर्क ये था कि वो शेयर मार्केट को रेगुलेट करे, लेकिन सेबी में क्या फर्क आया, सेबी शेयर मार्केट को सिर्फ रेगुलेट ही नहीं करती है बल्कि सेबी शेयर मार्केट को डेवलप करने का भी काम करने लगी। तो रेगुलेट एंड डेवलपमेंट दोनों वर्क सेबी के पास अवेलेबल है। तो यहां से जो हम सेबी की हम बात कर रहे हैं, पूरे सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं, हम सेबी के बहुत सारे पावर्स को समझेंगे। सेबी के दो पावर्स बड़े इंपॉर्टेंटली ध्यान में रख लो। शेयर मार्केट को रेगुलेट करना, शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के क्रम में सेबी शेयर ब्रोकर की रजिस्ट्रेशन करने का काम, पॉसिबली उनको उनके लिए रेगुलेशन बनाने का काम, उनके लाइसेंस को, उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का काम, अपार्ट फ्रॉम दैट स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज करने का काम, स्टॉक एक्सचेंज को डी रिकॉग्नाइज करना, स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी को सुपरसीड करना, स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस को सुपरसीड करना, किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटीज को सुपरसीड करना, एरिया नोटिफाई कर देना कि भाई यहाँ पे बिना मेंबर की ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। ऑल दिस वर्क्स आर द पार्ट ऑफ द सेबी इन ऑर्डर टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट दैट यू नो। सिक्योरिटीज मार्केट को डेवलप करने के लिए सेबी ब्रोकर्स को कंट्रोल रखती है, मेंबर्स को कंट्रोल रखती है ताकि वो गलत काम ना हो, इन्वेस्टर के साथ प्रॉपर इंसाफ हो। तो सेबी की जो है कुछ एडजुडिकेटरी जुरिस्डिक्शंस भी जो है वो आ जाती हैं। सेबी पेनल्टी लगाने का पावर ऑफ कोर्स सेबी के पास
अवेलेबल है और नेचुरली कई सारे सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम्स को रेगुलेट करने का पावर, जैसे स्टॉक एक्सचेंज को डीम्यूचुअलाइज करवाना, स्टॉक एक्सचेंज को ऑफ कोर्स रिकॉग्नाइज करवाना, ये सारे पावर सेबी के पास अवेलेबल है। तो हम अपने इस एक्ट में एक एक करके सारे मैटर्स को फाइंड आउट करेंगे, सेबी के बारे में जितनी भी बातें, हम एक एक बातों को फाइंड आउट करेंगे। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। एक्सक्यूज मी। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं अपने इस एक्ट को, एंड व्हाट द नेम ऑफ दिस एक्ट वेरी प्रॉपरली कॉल्ड एज ऑफ कोर्स द सेबी एक्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके साथ हम सेबी एक्ट को। श्योर शॉर्ट एग्जामिनेशन में आई एक्सपेक्ट 7 to 8 मार्क्स आर कमिंग फ्रॉम दिस चैप्टर इटसेल्फ, तो बने रहिए हमारे साथ अभी से 3-4 घंटे तक, और सेबी पढ़ते रहिए हमारे साथ, सेबी एक्ट के बारे में जानते रहिए। चलिए तो अभी तक हमने सेबी के बारे में बहुत सारी बेसिक बातें कर ली थी। सेबी का ऑब्जेक्टिव को देखा, उद्देश्य को देखा, सेबी के पहले कौन सी बोर्ड थी मैंने आपको बताया, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। और नेचुरली अब हम बोर्ड के फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं, कौन कौन से मेंबर्स होंगे बोर्ड में। लेकिन इससे पहले कि बोर्ड के फॉर्मेशंस के बारे में ज़्यादा हम देखें, हम पहले थोड़ा सा डेफिनेशन, जो 2-4 डेफिनेशंस दिए हुए हैं, हम उन डेफिनेशंस को पहले कंसीडर करते हैं। राइट, तो चलिए सबसे फर्स्ट डेफिनेशन हमारे सामने अवेलेबल है, दैट्स डेफिनेशन ऑफ द बोर्ड। और जहाँ कहीं भी मैं आपको पूरे एक्ट में बोर्ड बोलूँ तो बोर्ड का मतलब आप सिंपली समझ जाना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हम कंपनी एक्ट तो पढ़ नहीं रहे हैं, जो बोर्ड का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझे। हम अभी ध्यान रखो सेबी एक्ट पढ़ रहे हैं, तो whenever I speak the term board, you must consider that the board means that Securities and Exchange Board of India. This one, the point called here. Clear? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे सामने अवेलेबल है, that's called collective investment scheme. This one, collective investment scheme. एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का, और सिंपली कहा कोई भी स्कीम या अरेंजमेंट जो सेटिस्फाई करे सेक्शन 11AA के कंडीशन को। सेक्शन 2(1)(b)(a) में डिफाइंड है, और कहता है कोई ऐसे स्कीम्स या कोई ऐसे अरेंजमेंट जो सेक्शन 11AA को सेटिस्फाई करे तो हम उसको कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कहते हैं। अच्छा, 11AA में क्या है, तो वेट करो, जब 11AA आएगा तो मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में। थोड़े समय में आने वाला है 11AA, तो वेट फॉर दैट फॉर कमिंग ऑफ कोर्स द सेक्शन 11AA। अभी बस इतना बता सकता हूं कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का डेफिनेशन आपने एक जगह और पढ़ा था, जब आपने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट पढ़ा था, और उसमें जब सिक्योरिटीज को डिफाइन किया गया था तो एक बात कही गई थी, यूनिट ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। इसका मतलब जब कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम सिक्योरिटीज है तो नेचुरली सेबी इसको रेगुलेट करेगी, एंड दैट्स व्हाई दिस डेफिनेशन इज वेरी मच एसेंशियल हियर। जुडिशियल मेंबर, अच्छा जुडिशियल मेंबर से ध्यान आता है टेक्निकल मेंबर का भी। अच्छा एक बात मैं तुमको बताऊं, कोई भी ट्राइब्यूनल होती है तो ट्राइब्यूनल में 2 तरह के मेंबर्स होते हैं, मतलब जो जज होते हैं ट्राइब्यूनल के, जिनको आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह सकते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक तो जुडिशियल और दूसरा टेक्निकल। टेक्निकल ये लॉ के टेक्निकल इंटरप्रिटेशंस को देखते हैं, इंटरप्रिटेशन को देखते हैं, और अकॉर्डिंगली जुडिशियल मेंबर अपने डिस्क्रिप्शंस को यूज करते हैं। मतलब कि टेक्निकल मेंबर जुडिशियल मेंबर को गाइड करेंगे केस का डिसीजन लेने में, फैसला लेने में। तो हमेशा देखोगे ट्राइब्यूनल में 2 जजेस बैठे होते हैं, और एक मेंबर जो होते हैं दैट्स कॉल्ड ऑफ कोर्स जुडिशियल मेंबर, जो कि हेड है, जो कि अपने डिसीजन प्रोनाउंस करेंगे, और उनके साथ जो बैठे होते हैं वो टेक्निकल मेंबर होते हैं। टेक्निकल मेंबर लॉ के इंटरप्रिटेशन को समझने में जुडिशियल मेंबर को हेल्प करते हैं। तो एवरीवेयर आप ट्रिब्यूनल में आप यही चीज जरूर फाइंड आउट करेंगे, चाहे नेशनल कंप्लेंट ट्रिब्यूनल हो जाए, चाहे सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल हो जाए, whatever the thing it may be। तो यहाँ कहते हैं जुडिशियल मेंबर मीन्स ए मेंबर ऑफ द सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 15(m)(a)(1), और इसमें इंक्लूड है इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी।
प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी इंक्लूड है। फाइनेंस एक्ट 2017 में इसको इंसर्ट किया गया इस डेफिनेशन को। और टेक्निकल मेंबर्स की अगर हम बात करें तो टेक्निकल मेंबर भी अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15MB में। तो दो तरह के मेंबर्स हैं, ऑफ कोर्स जुडिशियल एंड ऑफ कोर्स द टेक्निकल मेंबर। और मेंबर की बात करेंगे अगर सिर्फ, तो मेंबर का मतलब मेंबर का बोर्ड का मेंबर होंगे, और इसमें चेयरमैन भी इंक्लूड है। इवन द चेयरमैन इज आल्सो द मेंबर ऑफ द बोर्ड। सिक्योरिटीज का डेफिनेशन से भी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट में नहीं है, तो सेम डेफिनेशन है जो कि सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में स्पेसिफाइड है। और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट हमारे कोर्स का पार्ट है। आपने अभी शायद ना पढ़ा हो या पढ़ लिया हो, पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है, और नहीं पढ़ा है तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट को भी हम ऑफ कोर्स जरूर पढ़ें, बिकॉज यहाँ शुरुआत में ही डेफिनेशन है सिक्योरिटीज की। कई जगह हम सिक्योरिटीज वर्ड को यूज करने वाले हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट एक बात और कहेगी कि अगर कोई वर्ड्स या कोई एक्सप्रेशंस जो यहाँ यूज्ड है लेकिन डिफाइंड नहीं है, तो ठीक है, उसके लिए आप रेफर कर लीजिए। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में डिफाइंड होगा या डिपॉजिटरीज एक्ट में डिफाइंड होगी। और कहा गया कि वहां जो मीनिंग है सेम मीनिंग यहां भी हम कंसीडर करके चल रहे हैं। द सेम मीनिंग वी आर कंसीडरिंग हियर एज वेल। सो दिस इज ऑफ कोर्स द मैटर कंसर्न विद द डेफिनेशन, कंसर्न विद द ऑफ कोर्स द डेफिनेशन। चलिए सेक्शन 4 के ऊपर आते हैं, और सेक्शन 4 में हम एक बहुत ही बाखूबी इंपॉर्टेंट मैटर को कंसीडर करने जा रहे हैं। दैट्स कॉल्ड ऑफ कोर्स द मैनेजमेंट ऑफ द बोर्ड। सेक्शन नंबर 4। सेक्शन 4 दो तीन बातों को बहुत क्लासिफाई करता है। एक तो बोर्ड की फॉर्मेशंस की बात करता है, और दूसरा मैनेजमेंट की बात करता है, और चेयरमैन एंड मेंबर्स की जो अपॉइंटमेंट होंगी, अपॉइंटमेंट कैसे होंगी, कौन नॉमिनेट करेगा और कौन अपॉइंट करेगा, ऑल दिस मैटर्स आर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 4। तो हम एक एक करके सेक्शन नंबर 4 के इश्यूज को समझने की कोशिश करते हैं कि सेक्शन 4 में और क्या क्या मसलात हैं। तो सेक्शन 4 सिंपली कहते हैं कि बोर्ड सेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर। देखो कौन कौन से मेंबर होते हैं बोर्ड में, जरा इन बातों को जरा ध्यान से समझते हैं। कौन कौन से मेंबर बोर्ड में होते हैं, जरा इनको ध्यान समझते हैं। लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ मेंबर इज गिवन ऑन टू द बोर्ड देयर। तो मैं क्या आपको स्पेसिफाई कर रहा था, सेक्शन 4 में सिंपली स्पेसिफाइड यहाँ पे किया गया है कि बोर्ड के फॉर्मेशंस के बारे में, और बोर्ड के मैनेजमेंट के बारे में, और अपॉइंटमेंट एंड नॉमिनेशन के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 4 पॉइंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह याद रखो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस बड़े अच्छे पेपर में बनते भी हैं। और यहाँ पे कहते हैं चेयरमैन होंगे, एक चेयरमैन होंगे, 2 मेंबर्स होंगे, और ये दोनों मेंबर्स जो होंगे मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से नॉमिनेटेड होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये 2 मेंबर होते हैं। And 2 members amongst the officials of the Ministry of Central Government dealing with the finance and administration, and 1 member from amongst, of course, the official of the Reserve Bank of India, and 5 other members of whom at least 3 shall be full-time member. 3 shall be, of course, the whole-time member. This is the point called here. This one. That is, of course, the point we called here. So these are the basic system of the member. Or accordingly, 1 member Reserve Bank of India is nominated. Or last point is there, of course, the 5 other members of whom at least 3 shall be the whole-time member, and it shall be appointed by, of course, the central government. That they shall be appointed by the central government. So these are, of course, the different categories of member which we got that this is, of course, the point. This is, of course, the parameter which we need to specify that मैं थोड़ी देर में आपको मेंबर्स भी बताता हूँ, कौन कौन से मेंबर कहाँ कहाँ कैसे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। बस थोड़ी देर में मैं आपको मेंबर्स के ऊपर लेकर के आता हूँ। लेकिन इससे पहले आपको मैं एक बात जरूर यहाँ पे बताना चाहूँगा। जो मैनेजमेंट होती है बोर्ड की, जो जनरल सुपरिटेंडेंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, डायरेक्शंस हो गया, बोर्ड के अफेयर्स हो गया, सबके सब वेस्ट होते हैं मेंबर्स, बोर्ड के मेंबर को, और सारे बोर्ड मेंबर मिलकर इन सारी बातों को एक्सरसाइज करेंगे। ऑल दिस थिंग्स विल बी स्पेसिफाइड कलेक्टिवली, ऑल द मेंबर्स, मतलब सारे मेंबर मिलजुल करके जनरल सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शंस, मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बोर्ड, इन सबको, मैनेजमेंट को, अफेयर्स को, ये सारे लोग मिल करके एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, इसमें एक बात मैं और आपको बताना, ऐड करना जरूरी समझूंगा कि चेयरमैन एंड मेंबर्स के बारे में सिंपली यहाँ पे एक बात कही गई है कि सेव एज अदरवाइज डिटरमिन्ड बाय द रेगुलेशन, मतलब रेगुलेशन एक्ट के प्रोविजंस को बदल सकता है। ये पावर रेगुलेशंस में है, जो कि सेबी के पास रेगुलेशन बनाने का पावर है। तो यहाँ कहते हैं चेयरमैन सेल ऑल्सो हैव द पावर ऑफ जनरल सुपरिटेंडेंस।
whatever the general superintendents, directions, बोर्ड के अफेयर्स सबके सब चेयरमैन के पास अवेलेबल है। लेकिन अगर बोर्ड रेगुलेशन बना करके ये पावर्स मेंबर्स को देना चाहे तो मेंबर्स को दे सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द रेगुलेशन। एंड अकॉर्डिंगली या तो चेयरमैन इनको एक्सरसाइज करें, लेकिन अगर बोर्ड रेगुलेशन बनाई हुई है तो नेचुरली ये पावर जो एक्सरसाइज करने के मैटर्स हैं वो बोर्ड के पास है। अच्छा, अब एक बात और ध्यान से सुनना, क्लॉज ए में जो पर्सन रेफर्ड है, क्लॉज ए में ध्यान रखना चेयरमैन रेफर्ड से 2 मेंबर्स जो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रेफर्ड होते हैं, 1 मेंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रेफर्ड होते हैं, और 5 अमंग ऑफ 3 होल टाइम मेंबर्स जो होते हैं बेसिकली जो 5 यहाँ पे से ध्यान से रखना 5 अदर मेंबर ऑफ होम एटलीस्ट 3 शैल बी होल टाइम मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंटेड, ये होते हैं। तो यहाँ पे इनकी बात थोड़ी कही कि कौन किससे नॉमिनेटेड होगा, कौन किससे रेफर्ड होगा, तो सिंपली कहते हैं चेयरमैन एंड मेंबर जो ए में और डी में है, मतलब ये दोनों अपॉइंटमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, राइट ना, और मेंबर जो बी एंड सी में रेफर्ड है, बी में और सी में ये नॉमिनेट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। मींस ये नॉमिनेट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये नॉमिनेट होंगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और इन दोनों की अपॉइंटमेंट भी कौन करेगी, तो सेबी इनकी अपॉइंटमेंट करेगी, इनकी अपॉइंटमेंट सेबी करेगी। ये ऑफ कोर्स सिंपल सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंटेड होते हैं, ये ऑफ कोर्स सेबी अपॉइंट करती है। और यहाँ पे एक बात और कहने के लिए बहुत जरूरी है कि चेयरमैन अदर पर्सन जो भी है वो सब के सब पर्सन ऑफ एबिलिटी है, इंटेग्रिटी है, मतलब सबको साथ लेके चलने वाले हैं, स्टैंडिंग है, प्रॉपर प्रॉब्लम को समझने की उनमें कैपेसिटी है, और ये सिक्योरिटीज मार्केट के प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। दे हैव गॉट ऑफ कोर्स द स्पेशल नॉलेज, उनके पास नॉलेज है शेयर मार्केट की, उनके पास एक्सपीरियंस है लॉ का, फाइनेंस का, इकोनॉमिक्स का, अकाउंटेंसी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, और उस अदर डिसिप्लिन में जो कि बोर्ड के ओपिनियन में ऑफ कोर्स यूजफुल है, जो कि बोर्ड के ओपिनियन में यूजफुल है। दिस इज ऑफ कोर्स द मैटर विच वी गॉट दैट नो दे मस्ट हैव ऑफ कोर्स ऑल दिस थिंग्स नो। तो ये पर्सन ऑफ एबिलिटी है, इंटीग्रिटी है, स्टैंडिंग है, इनके पास नॉलेज है, इनके पास एक्सपीरियंस है लॉ में, फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, और सच अदर डिसिप्लिन विच इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड यूजफुल, जो कि यूजफुल है। और आपके साथ हमने अभी डिस्कस किया था, हमने पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटेग्रिटी, स्टैंडिंग्स, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कि इनकी कोई क्वालिफिकेशन हो, ये ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इट्स नथिंग लाइक दैट यू नो। बट इतना जरूर देखेंगे कि भाई आप एबिलिटी हो, आपके पास आप पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी हो। इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं अपनी गांव के लोगों को प्रिविलेज देते हैं, अपने शहर के लोगों को प्रिविलेज, अपने स्टेट के लोगों को प्रिविलेज, कुछ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, कुछ रिलीजियस कम्युनिटी में इन्वॉल्व है, मतलब ऐसे लोग नहीं होने चाहिए। तो हम कहते हैं ये पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी है। स्टैंडिंग है, दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, इनके पास स्पेशल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है लॉ का, फाइनेंस का, इकोनॉमिक्स का, अकाउंटेंसी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, और इन एनी अदर डिसिप्लिन विच इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट यूजफुल टू द बोर्ड दैट नो। दिस वन ऑफ कोर्स द मैटर विच वी गॉट दैट यू नो। अब चलिए थोड़ा सा हम और आते हैं अपने पॉइंट्स के ऊपर, इनके टर्म्स को समझते हैं। टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या होगा इनका, तो लेट अस ट्राई टू हैव ऑफ कोर्स द प्रोविजन पॉइंट कॉल्ड ऑफ कोर्स द term of office and condition of service. Term of office and condition of service of chairman and members of the board. Section number 5. Section number 5. तो section 5 it just specified the matter concerning with the term of office. और यहाँ पे कहता है टर्म ऑफ ऑफिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंपली कहता है कि टर्म ऑफ ऑफिस एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ बोर्ड shall be such as may be prescribed. Shall be such as may be prescribed. और सिंपल सी बात है, रिमूवल और रेजिग्नेशंस की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है उनके सर्विस को टर्मिनेट करें। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है चेयरमैन की सर्विस को भी टर्मिनेट कर सकती है, मेंबर की सर्विस को भी टर्मिनेट कर सकती है एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ
ऑफ द पीरियड बाय गिविंग हिम नोटिस। और कितने दिन का नोटिस आपको देना पड़ेगा? 3 मंथ्स की नोटिस आपको देनी पड़ेगी इन राइटिंग, या फिर ऑफ कोर्स सिंपल 3 मंथ्स सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिस देगी टर्मिनेट करने से पहले, या फिर 3 मंथ्स की सैलरी अलाउंसेस इन लिeu ऑफ नोटिस। Then, whenever the central government is terminating the service of the SEBI chairman or member, then central government may give, of course, the notice to that concerned member. और अगर नोटिस नहीं दे रहे, इमीडिएट टर्मिनेट करनी है तो 3 महीने की सैलरी देनी है या फिर एंड अलाउंसेस देनी है। और अकॉर्डिंगली एक बात और है, रिवर्स भी लेके देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट तो चेयरमैन को हटा रही है, क्या चेयरमैन अपनी मर्जी से भी ऑफिस छोड़ते हैं? बिल्कुल छोड़ते हैं, उनको भी रेजिग्नेशन देने का अधिकार है। अभी तक ऐसा हुआ है, एक ही बार सेबी के चेयरमैन ने अभी तक रिजाइन किया है, उनका नाम है ऑफ कोर्स GN वाजपेयी। GN वाजपेयी जी ने अपनी रेजिग्नेशन दी थी। एक ही बार ऐसा हादसा, ऐसा केस देखने को मिला है। बट ऑफ कोर्स अगर सेबी चेयरमैन अपनी रेजिग्नेशन देना चाहते हैं या मेंबर रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो वो ऑफ कोर्स बेशक अपनी रेजिग्नेशन दे सकते हैं, लेकिन रेजिग्नेशन किसको देंगे? दैट शैल बी गिवन टू ऑफ कोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट से। और इनको भी 3 महीने की नोटिस देनी पड़ेगी। दिस द पॉइंट वी गॉट दैट, तो ये हमारा एक सिंपल सा फैक्टर हुआ सेक्शन नंबर 5, दैट्स कॉल्ड टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड रिमूवल एंड रेजिग्नेशन। दिस इज कॉल्ड ऑफ कोर्स द मैटर। चलिए हम सेक्शन 6 के ऊपर आते हैं, कुछ और आगे की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 6 जस्ट रेफर हियर दैट रिमूवल ऑफ मेंबर फ्रॉम द ऑफिस। सेक्शन 6 सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकते हैं मेंबर को उनके ऑफिस से। कैसे रिमूव करेगी, कब रिमूव करेगी? तो रिमूवल के ग्राउंड देखो यहाँ पे 4 ग्राउंड है रिमूवल के। फर्स्ट, वो एडजुडिकेटेड हो गए हैं इंसॉल्वेंट, कोर्ट से वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड हो गए हैं। तो अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए हैं कोई पर्सन और वो सेंट्रल गवर्नमेंट ये देख रही है कि वो सेबी के मेंबर हैं, देन सेंट्रल गवर्नमेंट उनको उनके ऑफिस से रिमूव कर देगी। तो ऑफ कोर्स इंसॉल्वेंट होना भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। यू विल हैव टू वेकेट द ऑफिस। दूसरी बात, अगर वो पर्सन अनसाउंड माइंड है और अनसाउंड माइंड कोई कॉलोनी ने डिक्लेयर नहीं किया है, गांव की पंचायत ने डिक्लेयर नहीं किया है, बल्कि डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उस पर्सन को अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किया है। तो अगर वो पर्सन अनसाउंड माइंड है, वो मेंबर अनसाउंड माइंड है, देन ही हैज टू वेकेट द ऑफिस। या फिर वो कन्विक्टेड हुए हैं। कन्विक्टेड का मतलब होता है कि उनका जुर्म साबित हो गया है और कोर्ट ने उनको सजा दे दी है। दैट्स कॉल्ड ऑफ कोर्स द कन्विक्टेड। मतलब कि अगर एक पर्सन अपराधी रिपोर्ट होता है, मतलब अगर पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आती है, किसी भी अथॉरिटी के पास इंफॉर्मेशन आती है कि एक पर्सन ने किसी पर्टिकुलर एक्ट में कोई जुर्म किया है या नहीं किया है, वो तो साबित करने में कोर्ट में साबित करना है, लेकिन पॉसिबल है उसको पहले कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सकता है और उसके ऊपर मुकदमा चलाए जाएंगे और मुकदमे का ये नतीजा आता है कि उसने कोई जुर्म नहीं किया है तो उनको छोड़ दिया जाएगा। दैट थिंग इज कॉल्ड एक्यूटल। लेकिन अगर ये साबित होता है कि वाकई उन्होंने जुर्म किया है तो उसको सजा दी जाएगी और दिस थिंग इज कॉल्ड कन्विक्टेड। तो अगर वो पर्सन कन्विक्टेड हुआ है ऐसे ऑफेंस के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ओपिनियन में मोरल टर्पिट्यूड को कंसर्न करता है, मोरल टर्पिट्यूड्स, याद रखो कि इन सारी बातों को मैंने कंपनीज एक्ट में काफी सारे पॉइंट्स पे डिस्कस किया था। तो नेचुरल सी बात है, अगर ऐसे पर्सन सेबी के मेंबर हैं देन सेबी में रिमूव दैट पर्सन दैट लो। या फिर सेबी के ओपिनियन, ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में उन्होंने अपने ऑफिस को अब्यूज किया है जिसकी वजह से उनका सेबी मेंबर के पद पे रहना सही नहीं है, डेट्रीमेंटल है पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक में बुरा असर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल उन्होंने ब्राइब ली है, रिश्वत लिया है, पॉसिबल ऐसे कोई काम किए हुए हों, तो इन ऑल दिस सर्कमस्टांसेस दैट मेंबर कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। इट इज सेड बाय सेक्शन नंबर 6। आपके सामने कॉपी बुक में भी है सेक्शन 6, प्रॉपर्ली देखो 4 पॉइंट्स हैं ऑफ कोर्स मेंबर के रिमूवल का। एंड अकॉर्डिंगली एक बात यहाँ पे और है, चाहे आप इस ग्राउंड पे हटाओ, चाहे इस पे, वॉट एवर, एक अपॉर्चुनिटी
ऑफ बीइंग हर्ड, अपनी बात कहने का मौका गवर्नमेंट जरूर देगी, अपनी बात कहने का मौका जरूर देगी, मतलब कि दिस वन द फैक्ट वी गॉट देयर। तो दिस इज कॉल्ड ऑफ कोर्स द सेक्शन नंबर 6, वेरी प्रॉपर प्रोविजन व्हाट वी गॉट दैट ऑफ कोर्स द सेक्शन नंबर 6 देयर। चलिए थोड़ा और आगे हम अपने पॉइंट्स को बढ़ाते हैं, सेक्शन नंबर 7 को भी जानने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 7। तो चलिए हम सेक्शन 7 के पॉइंट्स को बढ़ाते हैं। सेक्शन 7 जस्ट refers that of course the मीटिंग। चलिए मीटिंग्स, सेक्शन नंबर 7। तो मीटिंग प्रिस्क्राइब टाइम पे, प्रिस्क्राइब प्लेस पे होगी बोर्ड की, और प्रिस्क्राइब जहां वर्ड है तो बोर्ड की रेगुलेशन सामने आ रही है, मतलब जो रूल्स है, प्रोसीजर जो गवर्नमेंट ने उनके लिए बनाया है वो उनको फॉलो करेंगी, कोरम के रिलेटेड रूल्स जरूर फॉलो करेंगे। हालांकि हमारे कोर्स का ये पार्ट नहीं है कि हम इससे रिलेटेड रेगुलेशंस को पढ़ें, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर कोर्स। मीटिंग को प्रिजाइड कौन करेंगे, तो मीटिंग शैल बी प्रिजाइडेड बाय द चेयरमैन, और अगर चेयरमैन अटेंड करने में अनेबल है, फॉर एग्जांपल उनको फीवर हो गया है, टाइफाइड है, डेंगू है, व्हाटएवर, वो मीटिंग नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो जो सीनियर मोस्ट मेंबर है अकॉर्डिंगली अनेबल टू अटेंड द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, तो कोई भी मेंबर, एनी मेंबर दूसरे मेंबर जिनको पसंद करे चुने वो मीटिंग को प्रिजाइड करेंगे। पॉसिबल है दूसरे मेंबर जो सीनियर मेंबर मोस्ट मेंबर है उनको फॉर द टाइमिंग चेयरमैन बनाने की कोशिश करेंगे कि भाई आप मीटिंग को प्रिजाइड करो, या कोई उनके ऊपर कंपल्सन नहीं है, वो किसी को भी उस चेयरमैन के पोस्ट पे तब तक बिठा सकते हैं ताकि मीटिंग को वो प्रिजाइड करें। और जो भी रेजोल्यूशन होगा मीटिंग्स में लाई गई है, चेयरमैन अकेले का फैसला नहीं होगा, इट्स विल बी डिसाइडेड बाय द मेजॉरिटी वोट्स ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। एंड अगर वोट इक्वलिटी की आ जाती है तो चेयरमैन अपनी कास्टिंग वोट करेंगे, और इन हिज एब्सेंस अकॉर्डिंगली जो वो पर्सन जो प्रिजाइड कर रहा है वो अपनी कास्टिंग वोट देंगे। कास्टिंग वोट का मतलब होता है कि अकॉर्डिंगली जब वोटिंग होती है तो चेयरमैन अपनी वोटिंग नहीं करते हैं, बिकॉज चेयरमैन अगर वोटिंग करे और वो रेजोल्यूशन डिफीट हो जाए तो हम कहेंगे भाई ये चेयरमैन कैसे हैं जिनकी चली ही नहीं मीटिंग में, मतलब जिन्होंने उन्होंने वोटिंग की वो मीटिंग वो रेजोल्यूशन डिफीट हो गई। दिस इज नॉट ऑफ कोर्स अ फिट चेयरमैन, ही शुड ऑफ कोर्स पुट हिज पेपर, उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो चेयरमैन को भी चाहिए होती है कि वो भी अपनी प्रेस्टीज को बरकरार रखे, और जो भी रेजोल्यूशंस वोटिंग के लिए लाई जाती है वो उनको वोट ना करे, न्यूट्रल रह जाए। लेकिन अगर टाई हो गया है तो टाई को ब्रेक करने के लिए वो वोटिंग करे, एंड दैट वोट इज कॉल्ड ऑफ कोर्स द कास्टिंग वोट, यू नो। तो दिस इज ऑफ कोर्स द वे, दिस इज ऑफ कोर्स द मैनर under which this all these things shall be decided, that you know all these things shall be decided. That's called of course the section number 7. चलिए, it is section number 7. मीटिंग्स के बारे में बात होगी, एंड मेंबर्स मीटिंग में कुछ और बातें भी शायद हमारे पास अभी अवेलेबल, मेंबर्स नॉट टू पार्टिसिपेट, तो कुछ मेंबर पार्टिसिपेट ना करें। यहाँ पे एक सेक्शन 7A में ये एक छोटी सी डिस्पैरिटी है मेंबर को लेकर के, कहता है कोई भी मेंबर जो कि डायरेक्टर है कंपनी का and who as such director has any direct or indirect pecuniary interest in any matter coming up for the consideration at the meeting of the board. यहाँ पे बहुत सिंपल सा फैक्टर है, सिंपल सा वाक्यत है, सिंपली कहा गया कोई भी मेंबर जो कि डायरेक्टर है कंपनी का, and who has such director has any direct or indirect pecuniary interest है in a matter coming up for the consideration at the meeting of the board. तो यहाँ कहते हैं सेल एज सुन एज पॉसिबल रेलिवेंट सर्कमस्टांसेस, जैसे उसके नॉलेज में आता है डिस्क्लोज करेंगे अपने नेचर को, अपने इंटरेस्ट को एट द मीटिंग में, एंड सच डिस्क्लोजर को बोर्ड रिकॉर्ड करेगी, एंड द मेंबर शैल नॉट टेक पार्ट इन द एनी ऑफ द डेलिब्रेशंस और डिसीजंस ऑफ द बोर्ड विथ रिस्पेक्ट टू दैट मैटर। दिस वन आप देख रहे हो सेक्शन 7A बिल्कुल मिलता जुलता वाक्य है कंपनी एक्ट के सेक्शन नंबर 184 से, और 184 कहता था कि भाई कंपनी किसी कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई अरेंजमेंट कर रही है, उसमें कोई डायरेक्टर कंसर्न या इंटरेस्टेड है तो वो डायरेक्टर अपने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर करेगा
और जब वो डिस्क्लोजर करता है तो ऑफ कोर्स मीटिंग के डिस्कशंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसके प्रेजेंस कोरम के लिए काउंट नहीं किए जाएंगे। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी हैव सीन अंडर सेक्शन 184। और ऐसे ही कुछ वाक्यात यहाँ भी आती है कि भाई अगर कोई बोर्ड का मेंबर है और वो डायरेक्टर है किसी कंपनी में, हो सकते हैं कोई इशू नहीं, अगर किसी कंपनी में हम डायरेक्टर हैं तो बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकते हैं, ऐसे तो कुछ भी बात नहीं है। 4 डिस्क्वालिफिकेशन थे, दीज आर ऑफ कोर्स द इनफ। मींस दैट सेबी बोर्ड का कोई मेंबर किसी कंपनी में डायरेक्टर भी है और बीइंग ए डायरेक्टर उनके यहाँ कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पेक्यूलियरी इंटरेस्ट है, जो भी मैटर बोर्ड के पास कंसिडरेशन के लिए आया है। मतलब कि हम बोर्ड के मेंबर हैं और जिस कंपनी के हम डायरेक्टर हैं उसी कंपनी का मामला बोर्ड के पास आया है, सेबी के पास आया है। तो जितनी जल्दी हो सके उस मेंबर की ड्यूटी है कि वो अपनी डिस्क्लोजर कर दे कि भाई जो केस हम मेंबर्स देखने जा रहे हैं, आई एम डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी एंड आई एम होल्डिंग सच शेयर्स इनटू ऑफ कोर्स दैट कंपनी। बोर्ड के दूसरे मेंबर डिस्क्लोजर को रिकॉर्ड करेंगे और मेंबर्स अब किसी भी तरह के डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मतलब वो जो फैसले सुनाए जाएंगे ऑफ कोर्स उन मेंबर्स को लिफ्ट कर दिया जाएगा, वहां से वो हट जाएंगे। दिस इज ऑफ कोर्स द members not to participate in the meeting in certain cases. That is called of course section number 7A, very relevant section, very relevant provision. That's called of course section number 7A. चलिए हम थोड़ी सी और बात आगे की ओर बढ़ाते हैं। 7A के अलावा कुछ और भी मसलात को समझने की कोशिश करते हैं और लेट अस ट्राई टू हैव व्हाट इज गिवन ऑन दैट। सी सेक्शन 7A के अलावा हम एक बात यहाँ पे और आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, थोड़ा बहुत ध्यान से आप इन बात को समझने की कोशिश करना कि अगर वैकेंसी हो जाती है ना, कई बार ऐसे होते हैं कि कोई एक मेंबर है वो बहुत बीमार है, वो मीटिंग अटेंड करने नहीं आएगा, बोर्ड में नहीं आ पा रहे हैं, कई चीज़ें ऐसी होती है, कोई भी वैकेंसी हो जाती है या बाद में पता चलता है कि भाई बोर्ड में जो मेंबर अपॉइंटेड हैं, एक मेंबर ऐसे हैं जो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं भी करते हैं फिर भी सेबी बोर्ड में अपॉइंटेड हो गए हैं। कैसे हो गए हैं ये एक अलग मुद्दा है, हो सकता है सरकार की कुछ गलती हो सकता है कुछ अदर रीजंस हो। अपॉइंटमेंट कैसे हो गई है दैट इज नॉट ऑफ कोर्स एन इशू, वो इशू तो चलो अलग बात है, लेकिन फिलहाल उस मेंबर के प्रेजेंस में बोर्ड ने जो फैसले सुनाए हैं क्या वो फैसले वैलिड होंगे या नहीं होंगे। तो देखो यहाँ पे कहता है सेक्शन 8 अकॉर्डिंग नॉट टू वैकेंसीज इट इज नॉट टू इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग, सिंपली स्पेसिफाई किया नो एक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड शैल बी इनवैलिड मेनली बाय रीजन ऑफ व्हाट। अगर कोई वैकेंसी है या कोई डिफेक्ट है किसमें, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड में, मतलब बोर्ड को बनाने में बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई वैकेंसी है या कोई डिफेक्ट है या फिर डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन। हो सकता है कि भाई हमें जिस एक्सपीरियंस का पर्सन चाहिए था, जिस क्वालिफिकेशन का पर्सन चाहिए था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो अपॉइंट नहीं किया, किसी को प्रिविलेज दे दिया, तो हम कहते हैं कि भाई अपॉइंटमेंट का कोई डिफेक्ट है या कोई इरेगुलरिटी है इन द प्रोसीजर ऑफ द बोर्ड, लेकिन फिर भी फैसले सुनाए गए हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है, जो फैसले सुनाए गए हैं वो फैसले इनवैलिड नहीं होंगे। ऑल डिसीजन शैल बी ऑफ कोर्स वैलिड डिसीजंस, यू नो, सारे फैसले जो है वो वैलिड होंगे, डिसीजंस इनवैलिड नहीं होंगे। दिस वन द फैक्टर कॉल्ड। या चलिए ये हमारा एक पॉइंट रहा, वेरी रेलेवेंट पॉइंट विच वी हैव गॉट इट नो। सेक्शन नंबर 8 वी हैव गॉट functions of the board, section number 11. अच्छा, अब सेक्शन 11 पे आते हैं। सेक्शन 11 बोर्ड के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है कि मतलब सेबी के फंक्शंस क्या क्या हैं, कौन कौन से फंक्शंस है सेबी के। और सेक्शन 11 सिर्फ फंक्शंस को ही कोऑर्डिनेट नहीं करेगा बल्कि सेक्शन 11 जो है सेबी के उद्देश्य को भी यहाँ पे उजागर करेगा। हालांकि शुरुआत में मैंने आपके साथ सेबी का ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया था, लेकिन बेसिकली सेबी का ऑब्जेक्टिव है वो सेक्शन 11 में लिखा हुआ है और सिंपली कहते हैं सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द बोर्ड। नंबर 1 ध्यान रखना, पीपीआर याद रखो, प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड रेगुलेट। पीपीआर प्रोटेक्ट क्या करना, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट। मतलब सेबी की जितनी भी रेगुलेशन है, हर एक रेगुलेशन जो है
इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। जैसे मैं एक दो रेगुलेशंस का आपको नाम बता देता हूं। जैसे कंपनी पब्लिक इशू लाती है, तो पब्लिक इशू में कहते हैं कि भाई रिटेल इन्वेस्टर्स जो होंगे इट्स 35%, मैक्सिमम 35% रिटेल को दे सकते हैं, और एनआईआई को ऑफ कोर्स 15%, और हम ऑफ कोर्स क्यूआईबी की बात करें देन ऑफ कोर्स 50%, अगर बुक बिल्डिंग के रूट से आई है तो। अगर बिना बुक बिल्डिंग के रूट से आई है तो 75% तक क्यूआईबी जाते हैं। तो ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स को क्यों ला दिया? 50% शेयर देने को कह रहे हैं। और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स बिल्कुल समझदार लोग हैं शेयर मार्केट के। ये म्यूचुअल फंड की कंपनी है, ये बैंक्स हैं, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके पास अपने फंड्स मैनेजर होते हैं, एक्सपर्ट पर्सन होते हैं, ये कंपनी की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को प्रॉपर्ली एनालाइज कर सकते हैं। इनको लगता है कि कंपनी आईपीओ में शेयर्स वैल्यूएशन से ऊपर के रेट पे दे रही है, तो फिर ये सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे। और इनका कोटा फुलफिल नहीं हुआ 50% तक का, और रिटेल कितना टाइम ज्यादा ना सब्सक्राइब हो गया हो, नेचुरली वो इशू एक फ्लॉप शो बन के रह जाएगा। मतलब रिटेल देश के सीधे साधे जनता है, वो हो सकता है कंपनी के ब्रांड को देख के इन्वेस्टमेंट कर दें, वो वैल्यूएशंस को ना देखें और वो ब्रांड को देख के इन्वेस्टमेंट करें, और इन रिटेल के कैटेगरी कई टाइम्स ज्यादा सब्सक्राइब हो जाए। लेकिन ऑफ कोर्स क्यूआईबी की कैटेगरी सेटिस्फाई नहीं हो जाए, क्यूआईबी नहीं सेटिस्फाई करेंगे, क्यूआईबी नहीं सब्सक्राइब करेंगे जब तक शेयर्स अकॉर्डिंग टू प्रॉपर वैल्यूएशन ना हो। तो सेबी ने रिटेल के साथ क्यूआईबी को खड़ा कर दिया, और क्यूआईबी जस्ट टू प्रोटेक्ट द रिटेल इन्वेस्टर्स, और क्यूआईबी देख रही कि शेयर्स की वैल्यूएशन अच्छी है तो वो फुल्ली सब्सक्राइब होगी, शेयर वो फुल्ली सब्सक्राइब होगी तो ही जाके पूरी अलॉटमेंट हो पाएगी। अदरवाइज रिटेल कितना ही टाइम्स ज्यादा क्यों सब्सक्राइब कर दे, क्यूआईबी कैटेगरी अनसेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है, तो नेचुरली ऑफ कोर्स वो अलॉटमेंट नहीं होगी। तो सेबी के जितनी भी रेगुलेशंस हैं वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। चाहे आप इनसाइडर ट्रेडिंग का रेगुलेशन देख लो, चाहे आप सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशंस ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशंस को आप चेक कर लो, हर प्रोविजंस में इन्वेस्टर्स को सुप्रीम रखा गया है और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने की बात कही जा रही है। अकॉर्डिंगली सेबी के इतने सारे एडवर्टाइजमेंट्स इन्वेस्टर्स को लेकर के, तो हमेशा, अब आपको कॉमन सी बात ही आपको बताता हूं, म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स की एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, बड़े आराम से एडवर्टाइजमेंट के बाद बोला जाता है, एडवर्टाइजमेंट टू द म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। व्हाई? बिकॉज इन्वेस्टर्स बेचारे सीधे साधे वो देख ले, समझ ले कि म्यूचुअल फंड है, इसका ये मतलब नहीं है कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाला जमाना है जब म्यूचुअल फंड सिस्टम पब्लिक सेक्टर में थी और सरकार इश्यू करती थी, बहुत सेफ हुआ करता था। आज ऐसी बात नहीं है, म्यूचुअल फंड भी आज सरकार प्राइवेटाइज्ड हो गई है, प्राइवेट सेक्टर्स में आ गई है, कई कंपनीज इश्यू करते हैं, मार्केट रिस्क म्यूचुअल फंड में भी है, तो आप प्रॉपर्ली देख लो, समझ लो। एंड व्हाई दे आर डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग? जस्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर इनटू ऑफ कोर्स द सिक्योरिटीज मार्केट, दे प्रमोट करना, डेवलप करना, अकॉर्डिंगली किस चीज को? प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट की डेवलपमेंट। एक बात तुमको बताऊं, पहले सेबी के जगह कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू थी, और कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू के वक्त इट्स ओनली 1% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती थी। इवन सेबी के आने के बाद भी सिर्फ 1% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रही थी, और ये फिगर अमेरिका में 26% अमेरिकन पॉपुलेशन जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है। अब तुम कहोगे कि हमारे यहाँ फिर सेंसेक्स इतना ज्यादा ऊपर क्यों है, 30,000 से ऊपर है, निफ्टी 8,000 से ऊपर क्यों जा रहा है? रीजन ये है कि फॉरेन के इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ बहुत हैं, तो हमारे देश में भी सिक्योरिटीज रेगुलेटर चाहते हैं कि यहां की जनता में भी अवेयरनेस बढ़े और अपने पैसे शेयर मार्केट में लगाए। जो हमारे देश का शेयर मार्केट जो है फॉरेनर्स के पैसे पे टिका हुआ है, कल को फॉरेन में रिसेशन आ जाए
वो अपने पैसे निकालना शुरू कर देंगे तो हमारे देश की शेयर मार्केट डाउन होगी। तो हमारे देश की भी सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर यानी कि सेबी की सोच है कि शेयर मार्केट डेवलप हो। तो कई सारे रेगुलेशंस ऐसे हैं जो शेयर मार्केट को डेवलप करने वाली बातें करती हैं। आज 1% हमारी इंडियन पॉपुलेशन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। आज ये रेशियो कई टाइम्स बढ़ गया है। एनीवे, और एक बात और है, रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। अब एक बात और सुन लो, मैं बोलता हूं प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड रेगुलेट। रेगुलेट क्या? सिक्योरिटीज मार्केट। सेबी जो है ना, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के थ्रू पूरी की पूरी शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। आपने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट पढ़ा? पढ़ के देखो, नहीं पढ़ा तो पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा। पूरी की पूरी स्टॉक एक्सचेंज अगर आपको रिकॉग्नाइज करवानी है तो सेबी से परमिशन लेनी की। 2004 में सेबी ने सारे स्टॉक एक्सचेंज को कॉर्पोरेटाइज्ड करवा दिया, डीम्यूचुअलाइज्ड करवा दिया, मेंबर्स के अधिकार खत्म कर दिए, पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट ला दी, स्टॉक एक्सचेंज की रिकमेंडेशंस की विड्रॉल, रूल्स की अमेंडमेंट की बात कर लो, क्लीन कॉर्पोरेशंस बनाने की बात कर लो, बायलॉज के अमेंडमेंट की बात कर लो, सबसे भी करवाती है। गवर्नमेंट बॉडी को सुपरसीड करने की बात करो, शेयर मार्केट के बिजनेस को स्टॉप करने की बात कर लो, किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटीज के बिजनेस को स्टॉप करवाने की बात करो, स्टेट एरिया को नोटिफाई करवाने की बात करो, एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर लगाने की बात करो। एवरीथिंग, all that concerns of the share market is regulated by the SEBI itself, you know. So we can invariably say here that, you know, the SEBI has got the prime objective. The first one is to protect, then to promote, then to regulate. What's the protect? What's to protect? क्या इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने का काम सेबी करती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्या प्रोटेक्ट कर रही है? इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इनटू द सिक्योरिटीज मार्केट। प्रमोट, क्या प्रमोट करना? किसी मूवी को, सोप को? नहीं, सिक्योरिटीज मार्केट को प्रमोट करना, डेवलप करना। और अकॉर्डिंगली रेगुलेट किसको करेगी? तो रेगुलेट करेगी, किसको रेगुलेट करेगी? वेरी इजीली यू कैन स्पेसिफाई द सेबी शैल रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट, सेबी शैल रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। सो these are the basic and prime objective of the SEBI which we have got that, you know. चलिए, सबसेक्शन 1 सेबी के ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफाई करता है, तो सबसेक्शन 2 जो है सेबी के फंक्शंस को स्पेसिफाई करता है। सबसेक्शन 2 सेबी के फंक्शंस को स्पेसिफाई करेगा। सेबी के फंक्शंस को स्पेसिफाई करेगा। तो सबसेक्शन 2 पे आ दें। 17 फंक्शन है सेबी के +1 जो इंक्लूसिव बनाता है सच अदर फंक्शंस एज में भी प्रिस्क्राइब्ड कहते हैं। तो हम एक एक करके सेबी के ऑल 17 फंक्शंस को जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पहला फंक्शन सेबी का है रेगुलेटिंग द बिजनेस इन द स्टॉक एक्सचेंज and other securities market. The first function what the SEBI has got that, you know, stock exchange के business को regulate करना। अब आपको पता है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, नहीं? सेक्शन 12 में SEBI स्टॉक एक्सचेंज में सर्किट लगा देती है, इमरजेंसी का सिचुएशन देख करके 7 डेज के लिए स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस को प्रोहिबिट कर देती है। टाइम एक्सटेंशन भी कर सकती है, लेकिन गवर्निंग बॉडी से परमिशन लेने, अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देना पड़ेगा। सेक्शन 16 आपको याद होगा, किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटीज की ऑफकोर्स वो ट्रेडिंग्स को रुकवा सकती है, राइट ना? तो बहुत रेलिवेंट फैक्टर है, बहुत रेलिवेंट इशू है जो कि आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया। तो रेगुलेट द बिजनेस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज and other securities market. So this is such a function which the SEBI has got that. ये एक्टिव फंक्शन है। SEBI जहां देखती है कि शेयर मार्केट एक इमरजेंसी दौर में आ गया है, मतलब अचानक शेयर्स की प्राइस गिरनी शुरू हो गई है, इसका रीजन ना तो कोई फंडामेंटल फैक्टर, ना कोई इकोनॉमिक फैक्टर, बस जस्ट र्यूमर, जस्ट न्यूज, इज द न्यूज बेस्ड सिनेरियो। ये सेंटिमेंटल बाइंग है, ये सेंटिमेंटल सेलिंग है। Then SEBI has got the power to, of course, inflict section 12 into that stock exchange.
कोई पर्टिकुलर शेयर्स की मूवमेंट गड़बड़ हो गई है, Section 16 of the Securities Contract Regulation Act 1956 be used by the SEBI. Anyway, this one. Next point आइए. The next point says that रजिस्टर करने का काम एंड रेगुलेट करने का काम किसको स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर्स टू इशू, trustee of trust deed, registrar to issue, merchant bankers, underwriters, portfolio managers, investment advisors, such other intermediaries who may be associated with the securities market. मैंने इतने सारे लोगों का नाम ले लिया. All these people are commonly called as, of course, the intermediaries. मतलब इन सबको मिलाकर के हम एक साथ कह सकते हैं कि ये कोई और नहीं है, क्या है, शेयर मार्केट के इंटरमीडिएरीज हैं. और आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रजिस्ट्री कर इनको, जैसे कोई स्टॉक ब्रोकर बनना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होता कि अपना ऑफिस खोल के कल से बैठ जाए और स्टॉक ब्रोकिंग का काम शुरू कर दे, सेल परचेज करवाने का काम शुरू कर दे. इट्स नॉट लाइक द प्रॉपर्टी ब्रोकर, इट्स नॉट लाइक ऑफ कोर्स द टिकट ब्रोकर. If you want to be the stock broker, then you have to get your share be registered with, of course, the SEBI. और सेबी से रजिस्टर्ड ही नहीं होगे, सेबी आपको रेगुलेट भी करेगी कि भाई आपका नेटवर्क इतना होना चाहिए, आपके ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए, आपके एम्प्लॉयमेंट में ये सभी लोग होने चाहिए, कैसे लोग आपके यहाँ काम करेंगे, एवरीथिंग शैल बी रेगुलेटेड बाय द सेबी. दैट नो. आपने बड़े बड़े स्टॉक्स ब्रोकर देखे हैं, सुने हैं नाम, एसएमसी, बोनांजा, इंडिया बुल्स, शेयर खान, तो ये सब ऐसे नहीं बने हैं. इन सबको अपना रजिस्ट्रेशन सेबी से करवाना पड़ेगा और सेबी इनको रेगुलेट करती है. और अपने नीचे स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर रखते हैं अलग अलग एरियाज के लिए, और ये सब ब्रोकर भी कोई मामूली लोग नहीं है, इनको भी सेबी से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. सेबी इनको रेगुलेट करेगी और रेगुलेट करने के लिए सेबी ने जो रेगुलेशन बनाया हुआ है उस रेगुलेशन का नाम है सेबी सब ब्रोकर एंड स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशंस. तो दिस इज ऑल्सो वेरी रिलेवेंट थिंग. अच्छा, शेयर ट्रांसफर एजेंट. शेयर ट्रांसफर एजेंट का काम क्या है? आए दिन कंपनी में इतने सारे शेयर्स खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, तो कंपनी की एक जिम्मेदारी बनती है जो शेयर का नया बायर है उसका नाम रजिस्टर्ड मेंबर में एंटर करें और जिसने सेल कर दिया उसका नाम रजिस्टर्ड मेंबर से डिलीट करें. अब कंपनी में लाखों मेंबर है और ये काम रोज के बेसिस पर रोज होता है, तो कितने लोगों का नाम एंटर करेगी, कितने लोगों का नाम डिलीट करेगी. इट्स क्वाइट टफ जॉब फॉर द कंपनी हियर. तो कंपनी भी क्या करती है कि ऐसे हालात में, ऐसे सिनेरियो में एक सिक्योरिटीज डिपार्टमेंट बना देती है जिसमें ये सारा काम होता रहेगा. मतलब बायर्स के नाम, नए बायर के नाम ऐड किए जाएंगे, पुराने सेलर जो है उनका नाम हटाए जाएंगे, और वो जो काम होता है उसको कहते हैं हम सिक्योरिटीज, ऑफ कोर्स सिक्योरिटीज शेयर ट्रांसफर एजेंट. लेकिन ये काम बाहर के लोग भी करते हैं, जो शेयर ट्रांसफर एजेंट का ही काम करते हैं. वो कंपनी से असाइनमेंट लेते हैं कि भाई हम आपके रजिस्टर्ड मेंबर को मेंटेन करेंगे, आप हमको ये काम दीजिए, बदले में आप हमको इतनी पेमेंट कीजिए. और शेयर ट्रांसफर एजेंट बनना भी कोई मामूली बात नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, सेबी के पास रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, सेबी आपको रेगुलेट भी करेगी. बैंकर्स टू इशू. बैंकर्स टू इशू, बैंकर का काम क्या है? शेयर्स के लिए पैसे कलेक्ट करना, डिविडेंड डिस्पैच करना. तो नेचुरली ये बैंक होती है. अगर बैंकर टू इशू बनना है देन यू हैव टू गेट योरसेल्फ बी रजिस्टर्ड विद द सेबी एंड सेबी विल रेगुलेट दैट. नो. ट्रस्टी ऑफ ट्रस्ट डीड, डिवेंचर के केस में इशू होते हैं. रजिस्ट्रार टू इशू का काम क्या है? एप्लीकेशन मनी को, ऑफ कोर्स शेयर एप्लीकेशन मनी को फॉर्म करना, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करना, अलॉटमेंट सर्टिफिकेट्स देना, शेयर अलॉटमेंट सर्टिफिकेट देना. तो ये सब काम होता है. मर्चेंट बैंकर पब्लिक इशू के मैनेजर होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, दीज आर ऑफ कोर्स द मर्चेंट बैंकर. इनको भी सेबी के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा मर्चेंट बैंकर बनने के लिए, और अकॉर्डिंगली सेबी इनको रेगुलेट भी करेगी. अंडरराइटर्स का भी काम है शेयर्स के अंडरराइटिंग करने का, मतलब वो शेयर्स के लिए सब्सक्राइबर ढूंढ के लाते हैं. पोर्टफोलियो मैनेजर एडवाइजरी वर्क करते हैं, जो कि ऑफ कोर्स कितने पैसे को कहाँ किस शेयर में मैनेज किया जाए, दे आर जस्ट स्पेसिफाइंग दीज थिंग्स. नो. इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करवाने का काम करते हैं, और सच अदर इंटरमीडिएरीज जो एसोसिएटेड है सिक्योरिटीज मार्केट के साथ, वी हैव टू ऑफ कोर्स डील विद दीज पीपल, वी हैव टू डील विद ऑफ कोर्स दीज पीपल. चलिए, दिस वाज द पॉइंट वी गॉट देयर इन दिस सिनेरियो, दैट इज द पॉइंट वी गॉट देयर, दैट इज द इशू व्हिच वी गॉट. अच्छा, एक बात बीए पे आ जाना. Registering and regulating the working of NOSI depository. Depository participants
custodian, foreign institutional investors, credit rating agency and such other intermediaries as the board may by notification इन दिस। अब ये थोड़े बड़े इंटरमीडिएट हो जाते हैं। ऑफ कोर्स डिपॉजिटरी का काम क्या है, शेयर्स को डीमैट फॉर्म में रखना। हमारे देश में 2 डिपॉजिटरी बड़े रेलेवेंट है, दैट NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, एंड वन मोर डिपॉजिटरी वी हैव गॉट द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। तो NSDL और CDSL हमारे देश में 2 डिपॉजिटरीज हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स डिपॉजिटरी से लिस्ट होती है, मतलब कि कई सारे जो शेयर ब्रोकर हैं ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का काम करते हैं। बैंक्स हैं वो डिपॉजिटरी का काम करती है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की काम करती है, जो अपने जो रिकॉग्निशन है वो डिपॉजिटरी के साथ लेके रखती है। तो इनको भी सेबी के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और बेसिकली क्या होते हैं, बैंक होते हैं या फिर शेयर ब्रोकर होते हैं, शेयर ब्रोकर होते हैं। डिपॉजिट कस्टोडियन शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में रखते हैं, कीप शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म में शेयर्स रखते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, बाहर के म्यूचुअल फंड से, बैंक से, जो सेबी से यहाँ रजिस्टर्ड है इंडियन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनी के शेयर्स की रेटिंग देती है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स की रेटिंग देती है, जैसे कि इकरा है, कुछ नाम फेमस, केयर है, क्रिसिल है और सच अदर इंटरमीडिएट जो बोर्ड नोटिफाई करे, स्पेसिफाई करे। तो ये भी एक रेलिवेंट फैक्टर है। इन सबको भी रेगुलेट करने का काम, रजिस्टर करने का काम, दैट्स विल बी डन बाय द सेबी। दिस वन, चलिए, वेंचर कैपिटल फंड्स की रजिस्ट्रेशन, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की रजिस्ट्रेशन और म्यूचुअल फंड्स की रजिस्ट्रेशन, ऑल दिस थिंग्स आर बी डन बाय द सेबी इटसेल्फ। नॉलेज होगा ही, नहीं पड़ा वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल बेसिकली क्या होती है ना कि हम कोई नई टेक्नोलॉजी में पैसे लगाते हैं, बिल्कुल नई चीज़ें हैं, कोई रिसर्च वर्क है, उस पर पैसे लगाते हैं। और तो ठीक है, उसमें बैंक लोड नहीं कर रही है, पब्लिक इशू नहीं ला पा रहे हैं, पैसे मिलने मुश्किल हैं, तो हम थोड़ा जो पर्सन हाई जो रिस्क उठा सकते हैं, पैसे बहुत है जिनके पास, वो इसमें पैसे लगाते हैं। और वेंचर कैपिटल इसीलिए हम कहते हैं वेंचर कैपिटल हमने बनाया। और नेचुरली वेंचर कैपिटल को भी रजिस्ट्रेशन करने का काम, रेगुलेट करने का काम सेबी करती है। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मैं आपको बताने ही वाला हूँ। और म्यूचुअल फंड इज क्वाइट ऑफ कोर्स ए फेमस वर्ड, दैट्स म्यूचुअल फंड की कंपनी बेसिकली वो कंपनी है जो पब्लिक से पैसे लेकर के उस पैसे को शेयर मार्केट में लगाती है, और जो रिटर्न आता है वो जिनसे पैसे लिया था उनको उनका रिटर्न में उनके शेयर देती है। तो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स उनको अलॉट किया जाता है और उनके पैसे जो है शेयर मार्केट में लगाए जाते हैं। दिस इज ऑफ कोर्स, बट इट इज बीइंग रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड बाय द सेबी इटसेल्फ। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना, रेगुलेट करने का काम भी सेबी का है। अक्सर आप देखते हो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि कुछ इंटरमीडिएरीज की ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे मर्चेंट बैंक के ऑर्गेनाइजेशन, शेयर ब्रोकर के ऑर्गेनाइजेशंस, तो इनको प्रमोट करना, इनको रेगुलेट करना, दैट्स कैन बी डन बाय ऑफ कोर्स द सेबी इटसेल्फ। और कुछ और बातें सेबी की, जितने भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फ्रॉडलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस शेयर मार्केट में हो रही है, उनको प्रोहिबिट करना, दैट्स विल बी डन बाय द सेबी। एंड अकॉर्डिंगली प्रमोटिंग इन्वेस्टर एजुकेशन, ट्रेनिंग इंटरमीडिएट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, दीज आर सर्टेन थिंग्स विच वी गॉट टू नो। इन्वेस्टर्स एजुकेशन को प्रमोट करना, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट, दिस वन, इंटरमीडिएट्स की ट्रेनिंग, व्हाट डज इट मीन दैट ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स, जो भी इंटरमीडिएट्स आ रहे हैं, जैसे शेयर ब्रोकर आ रहे हैं, मर्चेंट बैंकर आ रहे हैं, अंडरराइटर आ रहे हैं, शेयर ट्रांसफर एजेंट आ रहे हैं, कस्टोडियंस आ रहे हैं, इन सबको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी होती है इन सारे इंटरमीडिएट्स को। देन दैट विल बी डन बाय ऑफ कोर्स द सेबी। प्रमोट करना इन्वेस्टर्स के एजुकेशन को, तो सेबी इन्वेस्टर्स एजुकेशन कैसे प्रमोट करती है, तो सेबी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रमोट करती है, जैसे कि कुछ न्यूज़पेपर में कुछ अवेयरनेस के बारे में डाल दिया, टाइम टू टाइम अपने वेबसाइट्स पे डालते रहते हैं इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए मैटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार आते हैं सेबी के वेबसाइट्स को देखो, टीवी को रेगुलर देखो, बार बार ऐड आता है सेबी की तरफ से, सही। और अगर नहीं देखा तो एक बार इधर देखो, मैं अभी दिखाता हूं उसकी एडवर्टीजमेंट्स क्या आती हैं। एनीवे,
और अब हम आते हैं, देखते हैं सम मोर फैक्टर्स विच वी गॉट दैट, कुछ और फैक्टर्स को हम फाइंड आउट करते हैं. लेट अस सी द पॉइंट व्हाट इज गिवन ऑन दैट हियर. तो बात ये थी कि कुछ और बातें हैं अभी सेबी के फंक्शन में. द नेक्स्ट वन इज दैट ऑफ कोर्स द प्रोहिबिटिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग. इनसाइडर ट्रेडिंग भी अपने आप में बहुत ही डेंजरस गेम कह लो, बिकॉज इनसाइडर ट्रेडिंग्स के बाद जस्ट मिनट, हेलो, हाँ, तो इनसाइडर ट्रेडिंग भी अपने आप में बहुत ही रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं आज के देश में, आज के सिचुएशन में. अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लोग शेयर्स को एक्वायर करते हैं, डील करते हैं और बहुत सारे फ़ायदे बनाते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं, नुकसान दूसरों को हो जाता है. आपको पता होगा इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है. कंपनी लॉ में ऑलरेडी आपको मैंने कराया था इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में, और पॉसिबली अभी फिर से कराऊंगा इनसाइडर ट्रेडिंग जब हम सेक्शन 15G को पढ़ेंगे, जब उसकी पेनल्टी जब सेबी लगाती है उसमें बेसिकली इनसाइडर ट्रेडिंग के डिटेल इश्यूज को समझूंगा, मैं समझाऊंगा तुम्हें. और एक बात अभी थोड़ा मोटा मोटी बात ये जान के रख लो इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में. कई लोग होते हैं जिनके पास कंपनी की अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है. प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का मतलब वो इंफॉर्मेशन जो बाहर आ जाए तो कंपनी के शेयर्स की प्राइस को इफेक्ट करेगी, मतलब प्राइस को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, एनीथिंग इट कैन बी डन, शेयर प्राइस को बढ़वा देना, घटवा देना, मतलब ये सारा काम जो है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो कर सकती है. तो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है और आपको पता है कि जब ये इंफॉर्मेशन बाहर आएगी तो कंपनी की शेयर प्राइस मार्केट में बढ़ने वाली है, और आप उस बेसिस पे कंपनी के शेयर्स को अगर एक्वायर कर रहे हैं या उसमें डील कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, या वो इंफॉर्मेशन किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं, काउंसिल कर रहे हैं, तो इट इज जस्ट एन ऑफेंस, एंड सच काइंड ऑफ ऑफेंस इज जस्ट कॉल्ड एन ऑफेंस ऑफ द इनसाइडर ट्रेडिंग. और सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करने के लिए सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन लाती है, और अकॉर्डिंगली बहुत बड़ी प्रयास है इस रेगुलेशन के थ्रू कि सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट कर दे. दिस वन द पॉइंट कॉल्ड हियर. तो बहुत सारे प्रोहिबिशंस लगे हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के सिचुएशन में, बहुत सारी पेनल्टीज हैं. तकरीबन जितना बेनिफिट बनाया उसका 3 times या 25 crores विच एवर इज हायर, means that a tremendous penalty for the insider trading which may be of course borne by of course the person all due to that, चलिए, तो it was of course the matter concerned with the insider trading there. कुछ और बातों को भी हम समझते हैं. Let us see the point we got there. Let us see the point. अरे मनोज थोड़ा कैमरा नीचे कर. तो that was such a matter concerned with of course the insider trading there. अब थोड़ा और आगे देखते हैं. सेकंड इशू, रेगुलेट करना, एच पे आना. रेगुलेशन जो रेगुलेट की जाती है वो सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर. अगर सेबी ना हो तो बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को कब खा जाए पता ही ना चले. कंपनी के शेयर्स मार्केट में डाउन चल रही है और पैसे वाली कंपनी उन कंपनी के शेयर्स को एक्वायर कर रही है, और जो मैक्सिमम शेयर एक्वायर कर लेंगे तो उस कंपनी के मैनेजमेंट को भी कंट्रोल करेंगे, और एक तरह से वो कंपनी टेक ओवर हो जाएगी. दैट टेक ओवर इज कॉल्ड ऑफ कोर्स द हॉस्टाइल टेक ओवर. तो कई सर्कमस्टांसेस में ऐसा देखा जाता है कि हॉस्टाइल टेक ओवर होते हैं, मतलब कि टारगेट कंपनी के विलिंगनेस के खिलाफ जाकर के जो एक्वायरर है उस टारगेट कंपनी को एक्वायर करते हैं. डोंट यू थिंक दिस थिंग इज ऑफ कोर्स रॉन्ग? This thing should not happen. Of course, this kind of situation, this kind of things should not be happened at all there. तो सेबी इनको रोकने के लिए, मतलब प्रोहिबिट तो नहीं कर सकती है लेकिन रिस्ट्रिक्शन जरूर लगा सकती है. सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन, और इसमें कुछ बातें डिस्क्लोजर से कनेक्टेड है
और कुछ बातें जो है वो पब्लिक अनाउंसमेंट से कनेक्टेड है। अगर मैं डिस्क्लोजर की बात करूं तो आपके लिए रेगुलेशन नंबर इसका 29 एंड रेगुलेशन नंबर 30 ये कहता है कि अगर आपने पहले जो शेयर एक्वायर किया था प्लस अब जो शेयर एक्वायर करे दोनों मिलाकर के कंपनी में 5% या उससे ज्यादा शेयर्स या वोटिंग राइट हो रही है, तो जो भी एक्वायरर है वो टारगेट कंपनी को डिस्क्लोजर देगा। डिस्क्लोजर तो what did I tell you that we have got the 2 stages of disclosures there 5% और more shares या voting right है। तो आप एक प्रॉपर सा डिस्क्लोजर्स कंपनी को देंगे और आप कंपनी को बताएंगे कि भाई हमने आपकी इतने शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं। ऑफ कोर्स जस्ट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड टू बी मेड देयर। और रेगुलेशन 29 में एक बात और कह रहा है कि अगर आपकी कंपनी में 5% से उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है और 2% उससे ज़्यादा से बढ़ रही है देन अगेन वन मोर डिस्क्लोजर यू नीड टू स्पेसिफाई। से रेगुलेशन 30 फिर बताता है कि इफ़ यू आर द प्रमोटर ऑफ द कंपनी and if you are holding 25% or more shares into the company, continual disclosure you have to give। हर साल आपको डिस्क्लोजर देनी पड़ेगी। You need to provide of course the continual disclosure every time। और जो continual disclosure देंगे वो 31 मार्च तक की अपनी होल्डिंग के डिस्क्लोजर देंगे। हालांकि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आई एम शेयरिंग विथ यू। The 2 kinds of disclosures are required, that's of course SEBI substantial acquisition and takeover regulation में, एक तो 5% पे और दूसरा अगर आप कंपनी के प्रमोटर हैं तो कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर्स आप कंपनी को जरूर देंगे, टारगेट कंपनी को। अगर ऐसे हालात बन जाते हैं तो एक पब्लिक अनाउंसमेंट की भी बात होती है कि अगर आप किसी कंपनी में 25% या उससे ज़्यादा शेयर से वोटिंग राइट एक्वायर करने जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं ट्रिगर पॉइंट। इट इज़ द फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट। मतलब अगर आप किसी कंपनी में 25% या उससे ज़्यादा शेयर से वोटिंग राइट एक्वायर करने जा रहे हैं तो ठहर जाइए, एक्वायर करने से पहले आप पब्लिक अनाउंसमेंट कीजिए, उस टारगेट कंपनी को इंफॉर्मेशन मिले, उस टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को इंफॉर्मेशन मिले कि उस कंपनी की इतनी शेयर होल्डिंग किसी एक एक्वायरर के हाथों में जाने वाली है। वो टारगेट कंपनी भी अपने आप को बचाने के लिए काम करे, वो हो सकता है प्रॉपर बाईबैक ऑफर लेकर के आ जाए। और एक पब्लिक अनाउंसमेंट की सेकंड ट्रिगर पॉइंट और है। सेकंड ट्रिगर पॉइंट आपको ये स्पेसिफाई करता है कि आप ऑलरेडी 25% और ज़्यादा शेयर होल्डिंग किसी कंपनी में एक्वायर करके रखे हुए हैं और किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपकी शेयर होल्डिंग 5% या उससे ज़्यादा से इंक्रीज हो रही है, 5% से बढ़ रही है, देन यू हैव टू मेक वंस अगेन ए पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर दैट। दिस इज ऑफ कोर्स द सेकंड इशू विच वी गॉट इट। So 2 kinds of public announcements which we have got that 2 stages of public announcements we have got and 2 trigger points it is called respectively there तो सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड टेकओवर रेगुलेशन इतना सिचुएशन को टाइट कर देता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को जब एक्वायर करने चलती है तो बहुत ही मुसीबत में फंस जाती है। हो सकता है कि एस्क्रो अकाउंट्स में अकॉर्डिंगली हो क्या सकता है, ये प्रॉपर ही है कि उनको अपने पूरे ऑफर साइज का 25% एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट करवाना पड़ता है और हो सकता है कि अगर उनका ऑफर सक्सेस ना हो तो बहुत नेचुरल है सेबी एस्क्रो अकाउंट को जो है वो फॉरफिट कर लेगी। इवन जब हम पब्लिक अनाउंसमेंट करते हैं तो एक्वायरर के खिलाफ कोई और पर्सन जो है वो भी कॉम्पिटिटिव बिड दे देता है। सपोज को मार्केट में शेयर प्राइस जो है टारगेट कंपनी की शेयर प्राइस मार्केट में 50 रुपए की चल रही है और आपने पब्लिक अनाउंसमेंट 70 का कर दिया, हो सकता है कॉम्पिटिटिव बिड आ जाए 80 रुपीज की, पॉसिबल है। ये ज्यादा शेयर एक्वायर करने को तैयार है तो आपकी पब्लिक अनाउंसमेंट जो है वो बेकार हो जाएगी, कॉम्पिटिटिव बिडर्स जो है वो बाजी मार जाएंगे। पॉसिबल है टारगेट कंपनी भी चुप नहीं बैठ सकती, टारगेट कंपनी भी अपने आप को सेव करने की भरपूर कोशिश करेगी और टारगेट कंपनी अपने आप को सेव करने के लिए बाईबैक ऑफर भी लेकर के आ सकती है। तो इवन दिस आर सर्टेन सिनेरियो व्हिच वी कैन से दैट सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर रेगुलेशन जो है ये कंपनी को टेकओवर होने से एक तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, बचाता है कि कंपनी टेकओवर ना हो और यकीनन एक बहुत बढ़िया रेगुलेशन है कंपनी के हेल्प के लिए। हालांकि इतनी सारी बातें मैंने बताई, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द कोर्स दे बट ऑफ कोर्स इवन दो जस्ट फॉर द सेक ऑफ जनरल नॉलेज आई हैव शेयर्ड दीज इंफॉर्मेशंस विथ यू। एनीवे आई कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन
from any undertaking, inspection, conducting inquiries, audit. This is also a very relevant issue which we have got, it is the power to demand the information, it is the power to ask for the inspections, inquiries, audit of whom? Of stock exchange, mutual funds, whatever the other person associated with the securities market, intermediaries and self-regulatory organization. These are certain concerns which are only under the SEBI. SEBI has got the power to call the informations from them. SEBI may go for the inspections of these people, and SEBI may conduct the inquiries as well. So these are the basic factors which we got to specify there. So this one the point called here. Anyway, calling for information records person including banks, authority, board, कॉर्पोरेशन जो एस्टैब्लिश्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में, अगर बोर्ड के ओपिनियन में उनको रेलिवेंट लगता है इन्वेस्टिगेशंस के लिए, इंक्वायरीज के लिए कि इन चीज़ों को डिमांड करना जरूरी है, प्रॉपर है, देन बोर्ड कैन डिमांड दीज थिंग्स एज वेल. देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम एट ऑल दैट दिस इज द पॉइंट कॉल्ड हियर. IB, again the point is that calling for information from the furnishing information from whom? From any authorities, whether it's in India or outside India, having similar functions to those of the board. For example, in America we have got the Securities Exchange Commission, as we have got Securities and Exchange Board of India in India. In the matters relating to prevention, detention, violations of these securities law, and subject to accordingly provisions of course laws there. So these are the certain points which we got that and one more factors which we got, provided board accordingly, last point पर यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेंगे, provided that the board for the purpose of furnishing any information authority outside India इंटर कर सकती है अरेंजमेंट्स में, एग्रीमेंट में, अंडरस्टैंडिंग में अदर अथॉरिटी के साथ विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. इन शॉर्ट इट्स वेरी सिंपल पॉइंट. द बोर्ड हैज गॉट द पावर टू मेक द information sharing agreements with the authority situated outside India, but they have to get the permission of the central government as well. This is of course the IB. Apart from that, एक बात और है, performs functions, exercise power under the provision of Securities Contract Regulation Act. बहुत सारे powers हैं. स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज करना, स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉग्निशंस को विड्रॉ करना, सिक्योरिटीज मार्केट के बिजनेस को स्टॉप करना, शेयर्स के बिजनेस का, किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटीज के बिजनेस स्टॉप करना, बायलॉज अमेंड करना, बायलॉज बनाना, रूल्स अमेंड करना, ट्रिमेंडस पावर, इवन गवर्निंग बॉडी को फिनिश कर देना, ट्रिमेंडस पावर ऑफ कोर्स द सेबी हैज गॉट अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट. फीस लेना, अदर चार्जेस लेना फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन. एंड लास्ट थिंग इट्स ऑफ कोर्स सिंपल, वन मोर थिंग, रिसर्च करना फॉर एवर पर्पसेस दैट यू हैव गॉट द पावर, एंड अकॉर्डिंगली calling from furnishing any such agency may be specified by the board such information as may be considered necessary for the efficient discharge of its function that and last thing, performing such other functions as may be prescribed. You have to perform such other functions which is prescribed that So these are the points which we have got that these are the basic scenario, basic issues which we need to consider that So that was the point called here. एनीवे, चलिए, तो ये हमारा एक फंडा था सेबी के फंक्शंस को लेकर के, और बहुत ही रेलिवेंट फंडा रहा सेबी के फंक्शंस को अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट करने का. एंड दिस वाज सेक्शन नंबर 11. अब आते हैं थोड़ी सी बातों को और समझने की कोशिश. इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स और रजिस्टर. लेट अस ट्राई टू हैव इन दैट पॉइंट व्हाट इज गिवन ऑन दैट. Inspection of any books or register. What is given on that? Let us see the point. Subsection 2A. It just says here that let me change the color of the pen. Otherwise, it may be looking like a scene that everything would be black. Then it will be quite difficult to make it out. Anyway, inspection of any book or register. Board may also take measures. वो inspection करने का, books को inspection करने का, रजिस्टर्स को, अदर डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को, किसी भी लिस्टेड कंपनी की या फिर कंपनी प्रपोज टू बी लिस्टेड. अगर बोर्ड को रीजनेबल ग्राउंड्स लग रही है, बिलीव हो रहा है कि सच कंपनी हैज इंडल्जिंग इन
व्हाट इनसाइडर ट्रेडिंग या फ्रॉडलेंट या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, तो बोर्ड के पास पावर है कि बोर्ड उसकी बुक्स की इंस्पेक्शन करे, रजिस्टर्स की इंस्पेक्शन करे, अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है उनकी इंस्पेक्शन करे अगर बोर्ड को ऐसा लगता है तो, राइट। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे ध्यान देना, क्लॉज 1 एंड 1A ऑफ सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 2A देखना, जहाँ पे इंफॉर्मेशन की बात है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिमांड करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना, ज़्यादातर यही बात है। तो कहा गया है कि द बोर्ड शैल हैव द सेम पावर एज आर वेस्टेड इन द सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 while trying a suit in respect of the following matters, whatever the matters which we have content, first, the discovery and productions of the books of accounts, whatever the power the civil court has got, that the SEBI has also got the same power. SEBI has got the power to discover and productions of the book, summoning and enforcing the attendance of persons. SEBI may summon and SEBI may enforce the attendance of the person. Means what? If owing to the summon a person is not coming, समन मिलने के बावजूद भी अगर एक पर्सन सेबी के पास अपीयर नहीं हो रहा है तो सेबी उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर सकती है, मतलब उसके अटेंडेंस को इन्फोर्स कर सकती है, राइट। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, रजिस्टर्स, अदर डॉक्यूमेंट, जो भी इंटरमीडिएट रेफर्ड हैं उनके बुक्स और डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करना, इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस, एंड वन मोर पर्टिकुलर फैक्टर्स विच वी हैव गॉट दैट एक्शन से भी क्या ले सकती है, जरा इन बातों पर भी हम एक नजर डालते हैं। व्हाट आर द एक्शंस विच द सेबी में टेक इन ऑल दिस सिनेरियो, लेट अस सी व्हाट द एक्शन द सेबी में टेक दैट। चलिए, यहां कहता है बोर्ड में बाय एन ऑर्डर फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, राइट, और इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स और सिक्योरिटीज मार्केट, राइटिंग ऑर्डर आएगी, और इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में और सिक्योरिटीज मार्केट के इंटरेस्ट में, टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स, चाहे इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग हो और इंक्वायरी, or on the completion of such investigation or inquiry. See what the board can do. Number 1, board can suspend the trading of any security in recognized stock exchange. The first thing which the board has got, board can make the suspension of the any securities that recognized stock exchange से किसी भी particular securities को suspend कर सकती हैं. Restrain persons from acting in securities market. You don't need to work into the securities market. मतलब उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया, ब्रोकर्स को, मर्चेंट बैंकर को ब्लैकलिस्ट कर दिया, स्पेसिफाइड है यू कैन नॉट डील इनटू ऑफ कोर्स द सिक्योरिटीज मार्केट एट ऑल, दैट यू नो। प्रोहिबिट एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट, आप बाय सेल या डील नहीं करेंगे, राइट। किसी भी ऑफिस बेयरर को सस्पेंड कर दिया, स्टॉक एक्सचेंज अकॉर्डिंगली के सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिस बेयरर को सस्पेंड कर दिया, तो यहां भी सस्पेंशन हो रहे हैं और सिक्योरिटी की सस्पेंशन हो रही है, और यहां पे पर्सन को रिस्ट्रेन करता है, मतलब सिक्योरिटी मार्केट में इंटर नहीं करोगे, और यहां ऑफिस बेयरर को सस्पेंड किया जा रहा है, और अकॉर्डिंगली impound and retain the proceeds of security in respect of transactions which are under the investigation. Sometimes certain securities are under the investigation, उसके बाद में कुछ तहकीकात चल रही है, कुछ मालूमात होनी बाकी है लेकिन अभी नहीं हुई है, और आप उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो बहुत नेचुरल सा फैक्ट है, उसको इम्पाउंड किया जा सकता है। इम्पाउंड किया जा सकता है मतलब क्या हुआ कि उसकी ट्रांजैक्शंस जो है वो रोकी जा सकती है, मतलब कि ट्रांजैक्शन हो गई है तो फर्दर ट्रांजैक्शन रोकी जा सकती है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन हो चुकी है उसके जो पैसे आए हैं वो पैसे से भी अपने पास जरूर हो जाएगी। एफ देखना, डायरेक्ट करना किसी भी इंटरमीडिएट को पर्सन जो एसोसिएटेड है सिक्योरिटीज मार्केट से इन ए मैनर नॉट डिस्पोज ऑफ, और एसेट्स को डिस्पोज ऑफ ना करो, कोई ट्रांजैक्शन ऐसा ना करो जो कि गलत हो। तो डायरेक्ट करना एनी इंटरमीडिएट पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी मार्केट इन एनी मैनर, उनको क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, नॉट टू डिस्पोज ऑफ
eliminate and assets forming part of any transactions which are under the investigation. भाई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जो एसेट्स आपके पास है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और आप चाहते हो उसको एलिमिनेट करना, उसको सेल कर देना. सो फॉर द टाइमिंग यू कांट सेल इट आउट, ऑल दिस थिंग्स नो. तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पहला पॉइंट था सस्पेंड करना सिक्योरिटीज की, मतलब सिक्योरिटीज की लिस्टिंग हो चुकी है उसकी ट्रेडिंग रुकवा देना. दूसरा पॉइंट था रिस्ट्रेन करना किसी पर्सन को ताकि वो पर्सन सिक्योरिटीज मार्केट में इंटर ना हो सके. सस्पेंड कर देना ऑफिस बेयरर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज को, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस को इंपाउंड एंड रिटेन द प्रोसीड्स ऑफ द सिक्योरिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस जो कि इन्वेस्टिगेशन में है. बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देना. एंड लास्ट पॉइंट इंटरमीडिएट को डायरेक्ट करना जो एसोसिएटेड सिक्योरिटी मार्केट का इन एनी मैनर व्हाटसोएवर, एंड इट इज जस्ट सेड हियर दैट नॉट टू डिस्पोज ऑफ द डिस्गॉस्ड अमाउंट शैल बी ट्रांसफर टू द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. 11B में जो ऑफकोर्स अमाउंट इम्पाउंड किए गए हैं, पकड़े गए हैं, 12A ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एंड 19 ऑफ डिपॉजिटरीज एक्ट. अकॉर्डिंगली इसको क्रेडिट कहाँ किया जाएगा, जो पैसा है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड. एक फंड होती है IEF, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, IEFP. ये आपको सेक्शन नंबर 125 ऑफ कंपनी एक्ट है, ये आपको कंपनी एक्ट की फंड है, लेकिन ये सेबी की फंड है. प्रोटेक्शन और एजुकेशन के प्लेस का डिफरेंस है. तो दैट अमाउंट शैल बी ट्रांसफर टू द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड जो एस्टैब्लिश करती है बोर्ड, एंड शैल बी यूटिलाइज बाय द बोर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन. बोर्ड इनको यूटिलाइज करेगी. सो वट एवर द अमाउंट हैज गॉट टू कम, ऑल दैट अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू ऑफकोर्स द इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ये सारी की सारी अमाउंट जो है वो क्रेडिट कर दी जाएगी. ये सारी की सारी अमाउंट क्रेडिट की जाएगी. कहाँ पे क्रेडिट की जाएगी, तो इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, दिस फंड. Coming to next is the board to regulate or prohibit the issue of prospectus. Section number 11A. Let us try to make out even that point what is called here. Board to regulate and prohibit the issue of prospectus. Board means who? SEBI. The SEBI for the protection of investors दो बातें कर सकती है. स्पेसिफाई करेगी रेगुलेशन से मैटर रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर मैटर इंसिडेंटल देयरटू. तो बोर्ड रेगुलेशन से स्पेसिफाई किए हैं द मैटर रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ कैपिटल. और कौन सा मैटर है इश्यू ऑफ कैपिटल में, तो सेबी ICDR, that is such a matter which is connected with the issue of capital there. That is such a matter which is connected. Specify करेगी रेगुलेशन से. What the SEBI will specify? The first thing is that you know. अब एक बात यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, 11A की हेडिंग को थोड़ा ज्यादा अच्छा से फोकस कीजिए आप. It's called board. Board means what? SEBI. To regulate or prohibit. See, two powers are there. The power to regulate as well as power to prohibit. Regulate and prohibit. Issue of prospectus. See? Now see, the board may, for the purpose of protection of the investors, as specified by the regulation, see what the board may specify. Number one, matters relating to issue of capital, transfer to securities and other matters incidental thereto. Other matters incidental thereto. This one, the point. क्यों नहीं मैंने बोला. अदर मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू. तो बोर्ड के पास ये पावर है कि बोर्ड रेगुलेशन से स्पेसिफाई कर सकती है. व्हाट द बोर्ड कैन स्पेसिफाई बाय द रेगुलेशन. नंबर वन, इश्यू ऑफ कैपिटल कैसे होगी, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज कैसे होगी, और अदर मैटर जो इनसे कनेक्टेड है. अब इश्यू ऑफ कैपिटल कैसे करनी है, जैसे IPO लाना है, फर्दर पब्लिक ऑफर लानी है, राइट इश्यू लानी है, बोनस इश्यू लानी है,
तो सेबी ने इसके लिए सेबी इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस बना के रखे हैं। सिक्योरिटी ट्रांसफर जितने भी मैटर्स सेबी ने एक रेगुलेशन बना के रखा हुआ है, और डिस्क्लोजर्स क्या करनी है, कैसे करनी है। इवन द रेगुलेशन वाज मेड इवन ऑन दैट पर्टिकुलर डिस्क्लोजर्स एज वेल देयर, दिस वन। अच्छा, बी देखना, बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रोहिबिट कर सकते हैं किसी भी कंपनी को। किस चीज के से प्रोहिबिट कर सकते हैं? देन फ्रॉम इशूइंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस इशू करने से। स्पेसिफाई कर सकते कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द प्रोस्पेक्टस में बी इशूड। सो दिस इज सच ए पॉइंट विच द बोर्ड में स्पेसिफाई, दैट इज सच ए पॉइंट विच द बोर्ड में स्पेसिफाई देयर, specify the condition subject to which the prospectus may be issued there, that much। तो यहां पे बातें क्या हो रही है, बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रोहिबिट कर सकते कंपनी को कि कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है या नहीं कर सकती है। मतलब कि क्या हो रहा है यहां पर, यहां पे क्या हो रहा है कि सेबी किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटीज को ब्लैकलिस्ट भी कर सकती है, ब्लैकलिस्ट कर सकती है। मतलब कि आप पब्लिक इशू नहीं ला सकते हैं, आपको ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। इट कैन बी डन बाय द सेबी, या फिर सेबी कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते किस कंडीशन पर सिक्योरिटी इशू करनी है। एंड बोर्ड में स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट फॉर लिस्टिंग, मतलब लिस्टिंग कंडीशन। जैसे सेबी ने लेबर बनाया, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015, ये भी बनाया। तो दिस वन द पॉइंट कॉल्ड हियर, दैट वाज द पॉइंट कॉल्ड हियर। अब देखते हैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कहते हैं कोई भी स्कीम और अरेंजमेंट जो सेटिस्फाई करे फॉलोइंग कंडीशंस को। अच्छा, कौन कौन चीजों को सेटिस्फाई करे? अच्छा, पहले कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में थोड़ा बेसिक नॉर्म्स को जान लेते हैं, बेसिक फंडास को जान लेते हैं कि क्या होती है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। एक छोटी सी बातों को जानते हैं। देखो, कई सर्कमस्टांसेस में ऐसा होता है कि कुछ लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, उस पैसे को एक प्रॉपर तरीके से एक ट्रस्ट मैनेज करती है, राइट। पैसे पूल किए गए, एक ट्रस्ट उस पैसे को मैनेज कर रही है, वो पैसे कहीं इन्वेस्ट किया जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस प्रॉफिट कमाने का है, और वो उससे जो रिटर्न आया वो इन्वेस्टर्स के बीच डिवाइड कर दिया जाता है। और ये जो फंड्स बना, ये जो फंड क्रिएट हुई, दैट थिंग इज जस्ट कॉल्ड एज ऑफ कोर्स व्हाट, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। दैट थिंग इज कॉल्ड ऑफ कोर्स द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, दैट व्हाट। Now see, what is the part of the collective investment schemes there? What is called to this collective investment scheme? What this thing is called collective investment scheme? तो collective investment scheme की अगर हम बात करें तो ये कोई भी स्कीम है या अरेंजमेंट्स है जो सेटिस्फाई कर रहा है फॉलोइंग मैटर्स को। पहला देखना, ए कंट्रीब्यूशन, पेमेंट इन्वेस्टर कर रहे हैं बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, और उसको पूल किया जा रहा है। दैट इज ऑफकोर्स द पूल्ड हियर। पूल्ड मीन्स इन्वेस्टर्स कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और इसको पूल किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है इनके कंट्रीब्यूशन, और यूटिलाइज किया जाएगा स्कीम के पर्पस के लिए। मोटिव कोई डोनेशन देने का नहीं है बल्कि प्रॉफिट बनाने का है। एंड कंट्रीब्यूशन इज मैनेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के बिहाफ में कंट्रीब्यूशन मैनेज होंगी, और इन्वेस्टर का कोई भी डे टू डे कंट्रोल फंड के ऊपर नहीं होगा, कोई भी डे टू डे कंट्रोल फंड्स के ऊपर नहीं होगा। इफ यू हैव गॉट सच काइंड ऑफ थिंग्स, then that thing is called of course the collective investment scheme. See what all these things are there. Whatever the contribution, whatever the payment made by the investors by whatever name called are pooled,
इकट्ठा होगा, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट का होगा, मैनेज्ड होगा इन्वेस्टर्स के बिहाफ में, और इन्वेस्टर्स का कोई कंट्रोल उस फंड्स के ऊपर नहीं होगा। अगर इन तीनों चीजों को, चारों चीजों को सेटिस्फाई किया जाए, देन दिस थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, और इसको सेबी के पास रजिस्टर्ड करवाना भी मैंडेटरी हो जाता है। एक बात इसमें और कहता दूं, थोड़ा सा अमेंडमेंट आया है, थोड़ा चेंज आया है, जो कहता था प्रोवाइडेड पूलिंग ऑफ फंड्स अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट जो सेबी के पास रजिस्टर्ड नहीं है, जो सेबी के पास रजिस्टर्ड नहीं है, अगर उसका कॉर्पस साइज 100 करोड़ रुपीज और मोर है, तो भी हम इसको मानेंगे कि ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है। मींस दैट नॉर्मल सी बात ले लो, आप 5 दोस्त पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, इकट्ठे कर रहे हो, आप पांचों का पर्पस है कि मूवी देखेंगे, लेकिन इतना कंट्रीब्यूशन कर दिया, इतना कंट्रीब्यूशन कर दिया कि वो 1 करोड़ से ज्यादा हो गया या 1 करोड़ तक हो गया, तो आपने जो पैसे इकट्ठे किए हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑफ कोर्स द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। दैट्स नॉट दिस ऑफ कोर्स द न्यू अमेंडमेंट विच वाज इंट्रोड्यूस्ड देयर, और कवर्ड नहीं सबसेक्शन 3 में भी। सबसेक्शन 3 ये बताता है कि क्या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है, व्हाट आर नॉट कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। पहला, एनी स्कीम और अरेंजमेंट ऑफर्ड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई स्कीम्स या अरेंजमेंट्स को ऑफर करे तो, अंडर विच डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस to which Insurance Act 1938 applies, providing for any schemes or pension schemes, insurance scheme framed under the Employees Provident Fund Miscellaneous Provisions Act 1952, डिपॉजिट कंपनी एक्ट में से एक्सेप्ट हो रही है, चिट बिजनेस या फिर कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन जो म्यूचुअल फंड नेचर की है, जो म्यूचुअल फंड नेचर की है। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द मैटर विच इज नॉट कॉल्ड ऑफ कोर्स द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग लेट मी ऑब्जर्व वन मोर पर्टिकुलर थिंग, व्हाट्स द थिंग्स, व्हाट द स्कीम्स आर कॉल्ड द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी नीड टू स्पेसिफाई, लेट मी सी, लेट मी क्लियर ऑन दैट पॉइंट, क्या क्या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो स्कीम ऑफर करे, डिपॉजिट accepted by non-banking finance company, contract of insurance, providing for any schemes, pension schemes, insurance scheme जो framed है Employees Provident Fund Miscellaneous Provision Act 1952 में, deposit जो accepted है Companies Act में, falling within meaning of chit business, contribution made are in the nature of subscription to a mutual fund. These things shall not be a collective investment schemes, that you know, these things are not of course a collective investment scheme. That was the point called here, the point 11B। तो ये हमारा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का मैटर है। तो फिर से एक बार ब्रीफ सुन लो, पूर्ण होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट क्या है, राइट, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है, फंड्स को मैनेज इन्वेस्टर्स के बिहाफ में किया जाएगा, और अकॉर्डिंगली इन्वेस्टर का डे टू डे कंट्रोल फंड्स के ऊपर ना हो। हम इसको सिंपली कहेंगे दैट इज सिंपली कॉल्ड एज ऑफ कोर्स द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, दैट यू नो, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज ऑफ कोर्स द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, सेक्शन 11AA। एक्सक्यूज मी। पावर टू डायरेक्शन, बोर्ड ने इंक्वायरी करवाया, और इंक्वायरी करने के बाद बोर्ड अगर सेटिस्फाइड है, किस बात से बोर्ड सेटिस्फाइड है, इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स और ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, बोर्ड अगर सेटिस्फाइड है इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स और ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, or to prevent the affairs of the intermediary or other persons referred to in section 12, अगर बोर्ड को लग रहा है कि डेट्रीमेंटल काम हो रहा है
in the interest of the investors or to secure the proper management of such intermediary. See, these three things are very properly there. First, अगर बोर्ड को इंक्वायरी करवाने के बाद बोर्ड को ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स अकॉर्डिंगली और ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में इंटरमीडिएट के जो अफेयर्स हैं वो प्रिजुडिशली कंडक्ट हो रहे हैं और टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट, तो बोर्ड के पास पावर है. इट में इश्यू डायरेक्शंस टू whom? To the person referred under section 12, to any company in respect of the matters as specified under section 11A. The board can give the directions to these, of course, people. Board direction दे सकती है, इन लोगों को बोर्ड डायरेक्शन दे सकती है. 11C, इन्वेस्टिगेशन. Now see relevancy investigation. जैसे देखो कि कंपनीज एक्ट में आपने पढ़ा था सेक्शन 206 ऑनवर्ड्स इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन. तो वो तो चलो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन होती है. ये इन्वेस्टिगेशन जो होगी ये सेबी की इन्वेस्टिगेशन होगी. इट्स क्वाइट एसेंशियल द सेबी में इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर. तो यहां देखना, ग्राउंड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखना. यहां कहता है कि अगर बोर्ड को के पास रीजनेबल ग्राउंड से बिलीव करने का दैट, बोर्ड को अगर लगता है कि ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज आर बीइंग डेल्ट विद इन अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द इन्वेस्टर्स और द सिक्योरिटीज मार्केट, इट मीन्स दैट अगर सिक्योरिटीज में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है detrimental to the investors or to the securities market, means इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ या सिक्योरिटीज मार्केट के इंटरेस्ट के खिलाफ या कोई भी इंटरमीडिएट या उनके एसोसिएशन पर्सन जो है वो वॉयलेट किया है एक्ट के प्रोविजंस को, रूल्स को, रेगुलेशंस को, मींस वॉयलेशन हुई है, तो राइटिंग में ऑर्डर करेगी, डायरेक्ट करेगी उस पर्सन के खिलाफ, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेगी. इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच इंटरमीडिएट और पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट. द बोर्ड हैज गॉट द पावर टू ऑफ कोर्स ऑर्डर द इन्वेस्टिगेशन. मीन्स सेबी आई नीड टू स्पेसिफाई इट वॉज कोई भी इंटरमीडिएट के लिए लग रहा है, इंटरमीडिएट या कोई पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट, वॉट एवर. पहली बात, ऐसा कोई ट्रांजैक्शंस किया है जो डेट्रीमेंटल है टू द इन्वेस्टर्स ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, या फिर ऑफ कोर्स उसने वॉयलेट किया है एक्ट के प्रोविजंस को, रूल्स के प्रोविजंस को, रेगुलेशन के प्रोविजन को. तो इट में बाय ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्ट कर सकते हैं, इट में बाय ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को अकॉर्डिंगली अपने ऑफिसर्स को कि वो इस इंटरमीडिएट की इन्वेस्टिगेशन करें और रिपोर्ट बना करके सेबी को दें. चलिए भाई, बहुत ही सीरियस इशू आ गया. अगर आप भी किसी शेयर ब्रोकर का जॉब कर रहे हैं, नेचुरली तो आपके पास अब धर्मशंकर संकट आ रहे हैं. बीइंग एन एम्प्लॉय, आप किसकी हेल्प करेंगे? उस शेयर ब्रोकर की हेल्प करेंगे या सरकारी ऑफिसर्स जो सेबी की तरफ से इन्वेस्टिगेशन करने को आए हैं उनकी मदद करेंगे? तो हमको देखना है ड्यूटी क्या है मैनेजर्स की, मैनेजिंग डायरेक्टर की ड्यूटी क्या है. तो यहां कहता है इट्स ए ड्यूटी ऑफ एवरी मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय. मीन्स इफ यू आर वर्किंग विद सच एन इंटरमीडिएरी हु इज अंडर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सेबी, अगर आप उनके यहां काम कर रहे हैं तो एक बात इंपॉर्टेंट है, कंपनी इन एवरी इंटरमीडिएरी और एवरी पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट प्रिजर्व करें
प्रोड्यूस करे इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को, एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ, क्या प्रोड्यूस करे बुक्स को, रजिस्टर्स को, डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को, ऑल दिस थिंग शुड बी प्रोड्यूस्ड, दैट यू नो। मीन्स आपको यह नहीं देखना है कि आप किसका नमक खा रहे हैं। अगर कभी कभी दिमाग में तो भाई हम तो अपने मालिक का नमक खाए हैं, भाई हम तो शेयर ब्रोकर के यहाँ काम कर रहे हैं, हमने नमक खाया है, हम उनका नमक कहाँ अदा करेंगे। हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन करने का है उनकी मदद ना करके हम अकॉर्डिंगली जो हम ऑफ कोर्स अपने जो डायरेक्टर्स हैं, जो अपने जो बॉस है उनकी मदद ना करें, उनकी मदद हम करें, बल्कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की मदद ना करें, ये बड़ा गलत हो जाएगा। Means that if you have officers, employees, MD, managers of that intermediary, then you have to help that investigating officer. You have to produce all the documents, whatever you have got in your power. You have to present all these things, you know, all the books, registers, documents, record relating to the company, or as the case may be, relating to intermediary or such person, जो भी आपके कस्टडी में है और जो भी आपके पावर में है, आपको ये सारी चीजें जो है प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, आपको ये सारी चीजें ऑफ कोर्स प्रेजेंट करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। चलिए, जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है वो उन बुक्स को अपने कस्टडी में रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट को अपनी कस्टडी में रखेंगे फॉर द मैक्सिमम 6 months, और उसके बाद वो रिटर्न कर देंगे। लेकिन हाँ, दोबारा मंगवाना चाहे तो मंगवाने के लिए फ्री है, वो आपसे दोबारा भी मंगवा सकते हैं दिस वन। लेकिन एक बात है, provided that if the person on whose behalf books, register, other document, records are produced, अगर रिक्वायर करें सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बुक्स, रजिस्टर्स, other documents and records produced before investigating authority. So here is the point very critical here. It was just said here that if the person on whose behalf the books, register, other documents and records are produced require certified copy of the books, register, other document, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, तो सर्टिफाइड कॉपी देना पड़ेगा आपको। मीन्स दैट सोचते हैं कि बुक्स इंपाउंड होंगी तो लंबे समय तक चला जाएगा, हमारा काम कैसे होगा, देन यू कैन प्रोवाइड द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दैट बुक्स, दैट यू नो दिस वन। एनी पर्सन डायरेक्टेड टू मेक द इन्वेस्टिगेशन एग्जामिन कर सकता है किसी भी मैनेजर्स को, मैनेजिंग डायरेक्टर को, ऑफिसर्स को, इंटरमीडिएट को ओथ पे, जो एसोसिएटेड सिक्योरिटीज मार्केट के साथ ओथ पे एग्जामिन कर सकते हैं इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ हिज बिजनेस एंड मे एडमिनिस्टर द ओथ अकॉर्डिंगली। दिस वन ही कैन बी एग्जामिन ऑन ओथ। चलिए, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंक्वायरी हो रही है। अच्छा, इंक्वायरी के दरमियान कुछ चीजें गड़बड़ लगती हैं, उस पर केस होना है, वो मामला एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जानी है। तो क्या जो गड़बड़ी चल रही है वो चलती रहे जब तक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का फैसला ना आ जाए? जी नहीं, 11D उसी के ऊपर है। 11D says here that cease and desist proceedings, that you know, cease and desist proceedings just mean here that लिस्टेड कंपनीज के अगेंस्ट सीज एंड डिसिस्ट प्रोसीडिंग आती है और ये कहता है इफ द बोर्ड फाइंड्स आफ्टर कॉजिंग एन इंक्वायरी टू बी मेड, कोई भी पर्सन वॉयलेट किया है या वॉयलेट करने वाला है एक्ट के किसी भी प्रोविजंस को, रूल्स को, रेगुलेशंस को, इन दैट केस में पास एन ऑर्डर requiring such person to cease and desist from, तो बोर्ड जो है cease and desist ऑर्डर दे सकती है। cease and desist ऑर्डर का मतलब होता है ये जो काम आप कर रहे हो इस काम को मत करो, इस काम को करने से बचो, आप गलत कर रहे हो। इंक्वायरी में हमने फाइंड आउट किया है कि आप इस काम को कंटिन्यू कर रहे हो, सो यू डोंट हैव टू डू दिस पर्टिकुलर वर्क। And this kind of order is called here cease and desist order. This is called what? Cease and desist order. That was the point called here.
सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर के बाद अगेंस्ट अनलिस्टेड कंपनी, ये था हमारा लिस्टेड कंपनी के लिए, और दूसरा चीज हमारा अनलिस्टेड कंपनी के लिए। यहां अनलिस्टेड कंपनी में कहता है बोर्ड्स हैव नॉट पास सच ऑर्डर अनलिस्टेड कंपनी, दैट वाज एक से अच्छा सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर अगेंस्ट अनलिस्टेड कंपनी, ये वो बता लो, इट्स सिंपली सेड हियर दैट in case of insider trading means that cease and desist order हमेशा insider trading के अगेंस्ट पास की जाएगी, that any listed company या फिर public company other than intermediaries, public company other than the intermediaries is specified under section 12 which intends to get its security listed on any recognized stock unless the board has reasonable ground to believe that such company has indulged in the insider trading or market manipulation. This one, market manipulation, that was the point called here, right? This one, cease and desist, section 11D. तो यहां पे सेक्शन 11D मैं एक बार ब्रीफिंग दे दूं, सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर बोर्ड किसी काम को करने से रोकती है इंक्वायरी के दरमियान अगर बोर्ड को लगता है कि कोई प्रोविजंस वायलेट हो रहा है या वायलेट होने वाली है, एंड अकॉर्डिंगली कोई एक्ट का, रूल्स का, रेगुलेशन का, तो वो पास करेगी सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर अगेंस्ट सच वायलेशन दैट नो। और जो भी बोर्ड सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर लिस्टेड कंपनीज के खिलाफ या फिर पब्लिक कंपनी इंटरमीडिएट्स को छोड़ करके तब तक पास नहीं करेगी जब तक बोर्ड को ये बिलीव ना हो जाए कि आप वॉलेट कर रहे हैं। क्या वॉलेट कर रहे हैं? एक्ट के प्रोविजंस को वॉलेट कर रहे हैं, आप वॉलेशन में इन्वॉल्व हैं। ओनली आफ्टर दैट ऑफ कोर्स द सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर कैन बी पास देयर। दिस वन द पॉइंट कॉल्ड हियर। चलिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट। हाँ, अभी तो दिन में बुलाया था, 2-3 मिनट, 5 मिनट बैठेंगे ऑफिस में। ठीक, क्या रुक जाओ 5 मिनट, बिठाओ रिद्धि को, बिठाओ 5 मिनट आ रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, सेक्शन 12 सी। See what says that section 12? Section 12 says that no stock broker, sub broker, share transfer agent, banker to issue, ये सब मैंने आपको पहले भी बताया था। ट्रस्टी ऑफ ट्रस्ट डीड, पोर्टफोलियो मैनेजर, अंडरराइटर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सच अदर इंटरमीडिएट जो एसोसिएटेड है सिक्योरिटीज मार्केट के साथ, वो बाई सेल या डील नहीं करेंगे सिक्योरिटीज में। अगर करेंगे तो अकॉर्डिंग विद द कंडीशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर उसने ऑब्टेन किया बोर्ड के साथ तभी करेंगे, अदरवाइज वो बाई सेल या डील सिक्योरिटीज में नहीं करेंगे। पहली बात तो इट वाज जस्ट सेड हियर दैट नो स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर टू इशू, ट्रस्टी ऑफ ट्रस्ट डीड, रजिस्ट्रार टू इशू, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड सच इंटरमीडिएट जो एसोसिएटेड है, अगर इनको बाई सेल या डील करना है सिक्योरिटीज में तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जरूर लेंगे सेबी से, तभी वो इस काम को कर सकते हैं। दैट इज सेड बाय विच सेक्शन? सेक्शन नंबर 12। इट इज सेड बाय सेक्शन नंबर 12, दिस वन कॉल्ड हियर सेक्शन 12। चलिए, वन मोर फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर सेज दैट कोई भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज, एफआईआई, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी या जो भी अदर इंटरमीडिएट जो सिक्योरिटीज मार्केट में एसोसिएटेड, मतलब कि ये लोग ये कंडीशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो ऑब्टेन किया है, जिस कंडीशन के बेसिस पे किया है उसी बेसिस पे काम करेंगे। जैसे सर्टिफिकेट की कंडीशन थी कि आपका नेटवर्थ इतना होना चाहिए, तो आपका नेटवर्थ उतना जरूर होगा। दिस वन। And no person shall sponsor, cost to be sponsor or carry on, cost to be carried on. कोई वेंचर कैपिटल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, म्यूचुअल फंड्स वो नहीं चलाएंगे जब तक
सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेबी से ऑब्टेन ना कर लिया हो, until they have obtained the certificate of registration from the SEBI. तो that was of course section number 12. मैं एक बार ब्रीफिंग दे दूं आपको सेक्शन 12 की. Here it was for the intermediaries जिनसे हमारा डीलिंग बार बार होता रहता है, और यकीनन वो इंटरमीडिएरीज तभी होंगे जब इनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सेबी से मिली हुई है. दूसरा पर्सन हो जाता है हमारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, कस्टोडियंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, अदर इंटरमीडिएट व्हाटएवर. और तीसरा हो जाता है स्पॉन्सर्स ऑफ अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड्स, कलेक्टिव इन्वेस्ट. कुल मिला के तीनों के लिए एक ही बात कहना चाहूंगा, तीनों को रजिस्ट्रेशन करवानी है सेबी में, तीनों को काम करना है तभी वैसे ही जैसे सेबी ने इनको रजिस्ट्रेशन ऑथराइज किया हुआ है, अलाउ किया हुआ है इन दिस पर्टिकुलर मैनर. That was the point called.